Hello everyone, welcome back to my channel Excel Studies with Mahima Mishra. Today I'm back with yet another video of our UGC NET series where we are covering every single unit according to the topics mentioned in our syllabus by NTA. ठीक है, तो चलिए आज हम यूनिट 9 को डिस्कस करेंगे. आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले शुरू करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से. इस फ्लो चार्ट में आपको मेजरली सारे कंपोनेंट्स जो हम आगे पढ़ेंगे प्लस उनके सेक्शंस दिए हुए हैं. ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन क्या होता है, फिर उसकी वैलिडिटी क्या होती है. ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैसे परफॉर्म या फिर डिस्चार्ज होता है, और कुछ अलग स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे. तो अगर आप पेन पेपर के साथ बैठे हैं तो प्लीज मेक अ वेरी की पॉइंट नोट फॉर योर सेल्फ टू राइट द सेक्शन. जैसे प्रपोजल का सेक्शन क्या है, 2A एक्सेप्टेंस का सेक्शन क्या है, ऑल ऑफ दैट. ठीक है, ये डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज लिखिएगा. दैट इज वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट. तो हियर आई हैव गिवन इट टू यू. यू कैन बेसिकली टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू नॉट राइटिंग एंड देन रिवाइज दीज थिंग अगेन एंड अगेन. तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, जो कि है अपना. चलिए, जो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ठीक है, तो इसके अंदर हम पहले डिस्कस कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 10. ठीक है, तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट होता है बिटवीन टू और मोर पार्टीज. मतलब जब दो लोग किसी प्रॉमिस पर अग्री करते हैं और उस प्रॉमिस को लॉ प्रोटेक्ट करता है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. ठीक है, तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट इज योर अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ. ठीक है, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. इसका मतलब हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, सिर्फ वो अग्रीमेंट जिसे लॉ सपोर्ट करे वही कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है. ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैसे बनता है, एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं. तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहले ऑफर होता है और फिर उसका एक्सेप्टेंस होता है. ठीक है, जैसे ए ने बी को बोला मैं तुम्हें अपनी बाइक 50,000 में दूंगा, तो ये ऑफर है. बी बोलता है यस आई अग्री, तो ये एक्सेप्टेंस है. ठीक है, तो जब ऑफर और एक्सेप्टेंस मैच हो जाते हैं तब अग्रीमेंट बनता है. ठीक है, सो योर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स एन अग्रीमेंट. ठीक है, और अग्रीमेंट के साथ एक लीगल इंटेंशन हो तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है. मतलब दोनों पार्टी सीरियस हो, जोक नहीं, तब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बन जाता है. ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं एलिमेंट ऑफ एन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो मगर मतलब अगर आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बोलना है तो उनमें क्या सारी चीजें होनी चाहिए. तो पहला होता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. मतलब ऑफर और एक्सेप्ट, ऑफर देना और एक्सेप्ट करना. विदाउट ऑफर एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता. ठीक है, अगला है आपका इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. मतलब पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए कि अग्रीमेंट लीगल हो. सोशल और फैमिली अग्रीमेंट्स यूजुअली वैलिड जो है कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते हैं. ठीक है, फिर है लॉफुल कंसिडरेशन. मतलब पैसा या कुछ रिटर्न वैल्यू जो है वो होनी चाहिए. कंसिडरेशन मतलब कुछ रिटर्न में मिलना, मनी, सर्विस, गुड, प्रॉमिस एक्सेट्रा, ये सब आपके कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए. फिर कैपेसिटी ऑफ पार्टीज. कैपेसिटी ऑफ पार्टीज मीन्स की पार्टीज मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड नहीं होनी चाहिए, लॉ से डिस्क्वालीफाई नहीं होनी चाहिए. ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे फर्दर कि व्हाट आर द पीपल हु आर लाइक यू नो हैव द कैपेसिटी टू डू द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फ्री कंसेंट. ये सब हम और डिस्कस में भी इसको डिस्कस करेंगे, मतलब और डिटेल में भी इसको डिस्कस करेंगे. तो फ्री कंसेंट में बेसिकली कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए ऑन ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, फिर लॉफुल ऑब्जेक्ट. मतलब कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस लीगल होना चाहिए. इलीगल एक्टिविटीज मतलब अगर आप ड्रग स्मगल कर रहे हो उसका कॉन्ट्रैक्ट है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा. ठीक है, सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. मतलब टर्म्स क्लियर होने चाहिए. इम्पॉसिबल प्रोमिसेस एनफोर्स नहीं होती है. मतलब अगर आपको कोई बोले कि मैं आपको मार्स लेके जाऊंगा और ये कॉन्ट्रैक्ट है, थिंग्स विच आर नॉट पॉसिबल ओनली will not be considered inside a valid contract. ठीक है, एंड नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड void. आखिरी चीज ये है, मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स लॉ ने पहले से void डिक्लेयर किए हैं, है ना. जैसे कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट है जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर आप उसके विद इन कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी void है पहले से ही. ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं. अब ऑल्सो इनको अगर आपको याद रखना है ना तो आप एक बहुत छोटी सी ट्रिक से याद कर सकते हैं. जैसे कॉफी सी लॉ. कॉफी सी लॉ मतलब कि कॉफी से सी से कंसिडरेशन, ओ से ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एफ से फ्री कंसेंट,
फिर एफ से फुलफिलिंग लीगल इंटेंशन, फिर ई से एलिजिबिलिटी, फिर अगले ई से एनफोर्सेबल बाय लॉ, और फिर आखिरी वाले सी कॉफी हो गया। फिर आपका सी लॉ में, सी में सर्टेनिटी, एंड लॉ मतलब लॉफुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन अगर आप सुन के लिख रहे हैं तो आप क्विकली लिख सकते हैं, सो दैट आपको ये सारे पॉइंटर्स जो है ना वो याद हो जाएं। ठीक है, चलिए अब हम एक बार इसका क्विकली कंक्लूजन कर देते हैं। तो बेसिकली अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली इन्फोर्सेबल अग्रीमेंट formed through lawful offer, lawful acceptance, and free consent, and consideration has to be there, and competent parties are supposed to form a contract, and a lawful object as per section 10 of the Indian Act 1872। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वी हैव कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, मतलब वो कौन कौन से लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकते हैं। पहला तो ये है कि जिससे भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और जो भी ऑफर कर रहा है, जो भी एक्सेप्ट कर रहा है, वो 18 अबव होने चाहिए, मेजर होने चाहिए। ठीक है, और माइनर के साथ जो अग्रीमेंट होता है वो वॉइड अब इनिशियो होता है, मतलब कि शुरुआत से ही वो वॉइड होता है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं अगर किसी माइनर के साथ अग्रीमेंट हो रहा है तो। ठीक है, फिर अगला है कि वो साउंड माइंड का होना चाहिए, मतलब कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो जिस भी इंसान से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो मेंटली जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, इवन इफ ही इज नॉट मेंटली डिसेबल। उस टाइम पे उसने कोई ड्रग नहीं लिया हो, ड्रग मीन्स उसने कोई भी अल्कोहल, इवन अगर ऐसे स्टेट में भी कोई जो है अग्रीमेंट करता है ड्रंक स्टेट में, इडियोटिक है, ल्यूनाटिक है, ऐसे स्टेज में कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वॉइड होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, और फिर आखिरी चीज है कि इज नॉट क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है, मतलब लॉ अगर कैसे, मतलब कोई बेसिकली कन्विक्ट है, प्रिजनर है, ठीक है, इंसॉल्वेंट है ऑलरेडी, मतलब उसके पास पैसे वैसे नहीं है, एलियन एनिमी है। एलियन एनिमी मतलब कि ऐसा कोई इंसान जो ऐसी कंट्री से आता है जिससे हमने वॉर किया हुआ है, या हमारा कंट्री में उस नेशनैलिटी को प्रेफरेंस नहीं है। ठीक है, ऐसे सारे लोग डिस्क्वालिफाइड होते हैं। ठीक है, लॉ उनको अग्री नहीं करता कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट में आओ। एक नॉर्मल क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, कंपेटेंट होना चाहिए लॉ में आने के लिए। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आर द कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज टू कम इन कॉन्ट्रैक्ट, एंड दिस इज डिस्क्राइब्ड इन द सेक्शन 11, एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। नाउ लेट्स मूविंग फॉरवर्ड टू, चलिए अब हम बात करते हैं फ्री कंसेंट की। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्लियरली डिफाइन किया गया है, और इसका रेफरेंस सेक्शन जो है वो सेक्शन 13 और 14 में मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली फ्री कंसेंट, अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसेंट होना जरूरी है, बट सिर्फ कंसेंट नहीं, फ्री कंसेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब सेक्शन 13 जो है इस एक्ट का, वो कहता है कि 2 or more person आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। ठीक है, इससे कॉन्शियस एड इडियम भी बोलते हैं, मतलब दोनों पार्टीज एक ही चीज को सेम मीनिंग में समझकर अग्री करें। ठीक है, और सेक्शन 14 कहता है कि कंसेंट फ्री तभी माना जाएगा जब वो फॉलोइंग 5 चीजें से इन्फ्लुएंस ना हो। ठीक है, तो सेक्शन 13 में आपका फ्री कंसेंट जो है वो डिस्क्राइब किया गया है कि फ्री कंसेंट बोलते किसको है, और 14 में ये सारी चीजें आती हैं जो फ्री कंसेंट के रिलेशन में आपको बताई जाती हैं कि अगर ये सारी चीजें फॉलो अप हो रही हैं तो वो फ्री कंसेंट नहीं है। ठीक है, तो सेक्शन 14 कहता है कि कंसेंट फ्री तभी माना जाएगा जब वो फॉलोइंग 5 चीजों से इन्फ्लुएंस ना हो। ठीक है, अब उसमें सेक्शन 15 जो है वो कोर्जन को डिफाइन करता है। ठीक है, तो कोर्जन का मतलब होता है कि फोर्स करके कॉन्ट्रैक्ट करवाया जा रहा है, मतलब अगर आपको एट गन पॉइंट कोई प्रेशराइज करके अनलॉफुली कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहा है तो वो फ्री कंसेंट नहीं हुआ। सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए है। ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब कि जब डोमिनेंट पार्टी प्रेशर क्रिएट कर दे, मतलब कि कोई आपको मैन्युपुलेट करके कोई ना कोई आपको कोई भी आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जा रहा है तो वो भी वैलिड नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल होगा। ठीक है, अवॉइडेबल वर्ड का मतलब ये होता है कि जब भी ये चीज़ें सामने आएंगी तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है, उसको वॉइडेबल बोलते हैं। वॉइड मतलब कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो माना ही नहीं जाएगा, दैट इज नॉट सपोज टू कैंसिल ओनली, दैट इज नॉट कंसिडर्ड legal which is like considerable as valid, so that is voidable means ki right now it is not right now it could be valid, but later on things when you'll discover certain things you can cancel the contract, तो वो voidable है, मतलब जो void हो सकता है वो voidable होता है। ठीक है, चलिए
फिर फ्रॉड आता है, सेक्शन 17 के अंदर फ्रॉड आता है, मतलब जानबूझकर गलत इन्फॉर्मेशन देके कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए तो उसको हम फ्रॉड बोलते हैं। और फिर सेक्शन 18 के अंदर मिस रिप्रेजेंटेशन आता है। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आप बेसिकली गलती से गलत इन्फॉर्मेशन देना बिना इंटेंशन के, मतलब बेसिकली फ्रॉड ओनली, बट जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसका भी इंटेंट जो है वो गलत नहीं है, ठीक है। तो आप जब बिना इंटेंशन के कुछ गलत रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको मिस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं और ये भी वॉइडेबल होता है, ठीक है। फिर सेक्शन 20, 21, 22 जो है वो मिस्टेक के लिए डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो अगर दोनों पार्टीज गलती पर हो तो उसको मिस्टेक बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर कंसेंट इन 5 सिचुएशन में से किसी एक के अंडर लिया गया हो तो कंसेंट फ्री नहीं होता और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो जाता है। मतलब फ्रॉड, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, इन सारी चीजों में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मिस्टेक के अंदर, ठीक है, जब भी वॉइड कब होता है, जब बायलेटरल मिस्टेक है। बायलेटरल मतलब कि दोनों तरफ से मिस्टेक है तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर एक पार्टी से मिस्टेक हुई है, दूसरे को नहीं पता, और वो जो है वो मिस्टेक नहीं कर रहा है और वो मतलब फुल कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वहां पे वॉइडेबल हो जाएगा। तो मिस्टेक में आपको ये याद रखना है कि जब बायलेटरल मिस्टेक हो, दोनों पार्टी से मिस्टेक हो, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। लेकिन अगर एक से मिस्टेक है और दूसरे से नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा आपका, वॉइडेबल, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है लीगली बाइंडिंग प्रॉमिस, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एक टाइम के बाद फिनिश भी होता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट की लीगल ऑब्लिगेशंस कंप्लीटली खत्म हो जाती हैं तो उस प्रोसेस को डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में आपको बोलूं तो व्हेन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट कम टू एन एंड, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी डिस्चार्ज्ड, ओके। अब यहाँ पे कुछ मोड्स ऑफ डिस्चार्ज होते हैं, किस किस तरीके से जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो सकता है। तो पहला है आपका डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। ये सेक्शन 37 के अंदर आता है। जब दोनों पार्टीज अपने प्रोमिसेस फुलफिल कर देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे या तो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है आपकी, या फिर अटेम्प्टेड, मतलब आपने करी तो है परफॉर्मेंस जो भी है। तो जब एक पार्टी परफॉर्म करना चाहती हो, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस से भी डिस्चार्ज हो सकता है। कब, जब एक पार्टी परफॉर्म करना चाहती हो बट दूसरी पार्टी रिफ्यूज करे, ठीक है। तो जैसे ए ने गुड्स डिलीवर किए, बी ने पेमेंट कर दी, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो गया बाय परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। ये आपके सेक्शन 62 और 63 के अंदर आता है। अगर दोनों पार्टीज मिलकर डिसाइड करें कि एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई, सब्सटीट्यूट, कैंसिल या नोवेशन करना है तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ टर्म्स आते हैं, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। पहला आपका नोवेशन, मतलब कि नया कॉन्ट्रैक्ट जो है आप बना के पुराने वाले को रिप्लेस कर दे रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोवेशन, ठीक है। फिर अगला इसमें और भी कुछ टाइप्स होता है, जैसे ऑल्टरेशन, मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेम है लेकिन आपने उसमें टर्म्स चेंज कर दिए और जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करी है वो सेम है, ठीक है। फिर आपका रिसेशन, मतलब आपने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो म्यूचुअल अग्रीमेंट से कैंसिल कर दिया है। फिर रेमिशन, मतलब कि परफॉर्मेंस रिड्यूस कर दी है। पहले फॉर एग्जांपल ए ने बी को प्रॉमिस किया था कि हम एक इवेंट मैनेजमेंट पे आपको 10 प्रॉप्स देंगे, लेकिन अब वो 6 के लिए सेटल कर रहे हैं तो उसको रेमिशन बोलेंगे। और फिर है वेवियर। वेवियर मतलब कि आप सामने वाले को राइट दे देते हो कि ठीक है, यू विल लीव द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यू कैन गिव अप द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इन सारी चीजों को अग्रीमेंट से जब डिस्चार्ज किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट को, उसको अग्रीमेंट और नोवेशन बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको इतने डेप्थ में इसलिए समझा रही हूँ बिकॉज द सर्फेस लेवल इज नॉट इनफ फॉर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट इन स्लाइड, इफ यू आर राइटिंग प्लीज राइट, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन एग्जामिनेशन। और इनसे केस स्टडी काइंड ऑफ क्वेश्चन आ जाएंगे कि दिल गिव यू सिचुएशन, दिस हैपेंड, नाउ यू डिसाइड कि व्हाट काइंड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट इज, ठीक है। रेस्ट ऑल्सो विल प्रैक्टिस सर्टेन क्वेश्चन व्हेन आई विल ब्रिंग यू PYQ सीरीज, but for right now please do write it in your notes, it will definitely help you a lot, okay। अब नेक्स्ट वी हैव डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये सेक्शन 56 के अंदर आता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट शुरू से इम्पॉसिबल था, वाइड था, लेकिन अगर बाद में इम्पॉसिबल, मतलब अगर शुरू से आपका पॉसिबल भी हो और बाद में भी इम्पॉसिबल हो जाए तो भी वो इम्पॉसिबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो बियॉन्ड कंट्रोल है अभी, ठीक है, तो उसको डिस्चार्ज मानते हैं। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी या फ्रस्ट्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। अब इसके रीजन क्या हो सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर आ गया, डेथ हो गई जिसने प्रॉमिस की थी उसकी, गवर्नमेंट ऑर्डर आके लॉ ही चेंज हो गया, आप जो भी काम करने जा रहे हैं, वॉर आ जाए, लॉकडाउन लग जाए, बैन लग जाए, ठीक है। तो बेसिकली सिंगर को कॉन्सर्ट करना था बट सिंगर सीरियस इलनेस से नहीं कर पा रहा है उस कॉन्सर्ट को, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दैट परफॉर्मेंस, ठीक है। चलिए
फिर है डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग हर कॉन्ट्रैक्ट का एक लीगल टाइम लिमिट होता है, ठीक है, लिमिटेशन एक्ट भी बोलता है उसको, और अगर पार्टी टाइम के अंदर क्लेम नहीं करती तो लीगल एनफोर्सेबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम इसको बोलते हैं। जैसे डेट रिकवर करने का टाइम 3 साल का होता है, अगर तब तक नहीं हो पाया तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच हो जाएगा, यहाँ पे मतलब डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब लॉ के इफेक्ट से कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाता है, ठीक है। अभी कैसे केसेस में होगा, बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी, डेथ, मर्जर ऑफ राइट्स, है ना, अनऑथराइज ऑल्टरेशन इन राइटिंग डॉक्यूमेंट या जो भी है, ठीक है। तो जब ऐसी कोई चीजें होती हैं जहाँ पे लॉफुल चीज बीच में आ जा रही है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आगे नहीं कैरी फॉरवर्ड हो सकता, उसको ऑपरेशन बाय लॉ से बोलते हैं डिस्चार्ज, ठीक है। एंड लास्टली यू हैव डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स फॉलो नहीं करती तो ब्रीच होता है, स्पेशली एंटिसिपेटरी या फिर एक्चुअल ब्रीच, जो भी। अभी हम टाइप्स ऑफ ब्रीचेस भी पढ़ेंगे क्योंकि इनसे कई बार क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ब्रीच के बाद नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है और कंपनसेशन क्लेम कर सकती है, ठीक है। तो अब ब्रीच क्या होता है ये मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। अब अगर ब्रीच होता है, ठीक है, तो उसकी रेमेडीज क्या है, ठीक है। तो जो भी पार्टी जो है जो डिफॉल्ट में नहीं है तो अपने चीज़ों को क्लेम कैसे कर सकती है, पहले आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो मॉनेटरी कंपनसेशन से, फिर आप कोर्ट ऑर्डर्स या एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है उसकी अपील कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो सामने वाले को करने के लिए बोल सकते हैं इन ऑर्डर टू कंपनशेट वट एवर योर लॉस वॉज। फिर इंजक्शन, इंजक्शन मतलब स्टॉप डूइंग समथिंग। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको सामने वाला ने बोला कि आप मेरे को 1 महीने रोज इतनी क्वांटिटी का ऑर्डर बना के दीजिए, आई गिव यू मनी इन एवरी वीक, तो अगर वो 2 हफ्ते के बाद पैसा नहीं दे रहा है तो आप जो भी करें आप उसको वहीं के वहीं रोक सकते हैं, ठीक है। फिर आपका रिसेशन, रिसेशन मीन्स कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप डिफॉल्टर जो भी डिफॉल्टर है और आप जो हैं आप अगर उस टाइम पे नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी हैं तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। और फिर है क्वांटम मेरिट, ठीक है, पेमेंट फॉर वर्क डन बिफोर ब्रीच, ठीक है। तो आप वो पेमेंट जरूर क्लेम कर सकते हैं जो ब्रीच के पहले जो है कॉन्ट्रैक्ट के लेनी थी आपको, ठीक है। तो उसको क्वांटम मेरिट बोलते हैं, प्लीज इसको याद रखिएगा। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इन पे एमसीक्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन आए हैं कई बार एग्जाम में, तो इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स देख लेते हैं। ये सेक्शन 68 से 72 के बीच में आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन और लीगल एनफोर्सेबिलिटी होती है, बट कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स एक रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ये लॉ के थ्रू क्रिएट होते हैं। बेसिकली कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इज एन ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय लॉ टू प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट, मतलब अगर एक पर्सन बिना लीगल अग्रीमेंट के अनफेयरली बेनिफिट ले रहा है तो लॉ उसको कंपनसेट करने का ऑर्डर देता है ताकि कोई भी अनफेयर एडवांटेज ना ले, ठीक है। इसको लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 68 टू 72 में कॉसी कॉन्ट्रैक्ट को कवर किया गया है, ठीक है। अब बेसिकली कॉसी कॉन्ट्रैक्ट कैसे एग्जिस्ट करते हैं, क्यों एग्जिस्ट करते हैं, कि आपको फेयरनेस इंश्योर कराई जा सके, ठीक है, और कोई भी अनजस्ट बेनिफिट ना हो किसी को, उसको अवॉइड करने के लिए, और टू प्रोटेक्ट राइट्स व्हेन नो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट, जब आपके पास कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो उस टाइम पे लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉसी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्स किए जाते हैं, ठीक है। तो लॉ क्रिएट्स कॉन्ट्रैक्ट वेयर पार्टीज डिड नॉट, ठीक है, जब पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाती तो लॉ से वहां पे इवेंचुअली बाय डिफॉल्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। अब इसके वेरियस टाइप है वो हम देख लेते हैं। तो सेक्शन 68 में आता है आपका नेसेसरीज सप्लाइड, मतलब क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड। अगर किसी पर्सन जैसे माइनर या अनसाउंड माइंड पर्सन है, उसको कोई नेसेसरी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करे तो प्रोवाइडर कंपनसेशन क्लेम कर सकता है माइनर की प्रॉपर्टी से, मतलब एग्जांपल माइनर को फूड और मेडिकेशन प्रोवाइड की गई है तो पेमेंट लॉ इंश्योर करेगा उसका, ठीक है। फिर आपका पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, ये सेक्शन 69 के अंदर आता है। अगर एक पर्सन दूसरे के बिहाफ में लीगल लाइबिलिटी पे करता है, ठीक है, क्योंकि उसके इंटरेस्ट में था, तो वो पैसा वापस लेने का राइट रखता है। एग्जाम्पल, अगर कोई टेनेंट प्रॉपर्टी टैक्स पे करता है ताकि प्रॉपर्टी अटैच ना हो, मतलब उसको डिसोन ना किया जाए उस जगह से, तो लैंडलॉर्ड को रिफंड करना पड़ेगा। मतलब अगर पेमेंट जो है वो किसी टेनेंट ने कर दिया लैंडलॉर्ड की जगह जबकि वो ओ करता था उस चीज को, तो दे कैन रिक्लेम इट फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, ठीक है।
फिर नॉन ग्रेचुअस एक्ट जो सेक्शन 70 के अंदर आता है, अगर कोई पर्सन सर्विस या गुड्स प्रोवाइड करता है इंटेंशन ऑफ बीइंग पेड के साथ, ठीक है, एंड द अदर पर्सन नोइंगली रिसीव्स एंड एंजॉयज द बेनिफिट, ठीक है, तो कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। मतलब ए ने बी के घर रिपेयर किया थिंकिंग बी विल पे, लेकिन बी बेनिफिट एंजॉय कर रहा है एंड ही इज नॉट पेइंग, तो उस टाइम पे जो ए है वो वहां पे अपना कंपनसेशन जो है वो क्लेम कर सकता है, ठीक है। चलिए फिर अगला है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, ठीक है। ये सेक्शन 71 के अंदर आता है। जिस पर्सन को किसी का लॉस्ट आइटम मिलता है वो बेली की तरह ट्रीट होता है और उसको रीजनेबल केयर रखना होता है। बेली क्या होता है अभी हम आगे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी देखेंगे, ठीक है। तो वो जो है एक्सपेंसेस क्लेम कर सकता है जिसका भी वो ओरिजिनल गुड है, मतलब कि अगर किसी को वॉलेट मिला और उसने रिटर्न करना उसकी ड्यूटी है, ठीक है, और अगर वो रिटर्न नहीं करता है एंड समवन गेट्स टू नो दैट ही हैज माय वॉलेट, तो उसको एक्सप्लेन, तो वो जो इंसान है जिसका वो वॉलेट था तो वो अपने एक्सपेंसेस क्लेम कर सकता है, ठीक है। फिर लास्टली वी हैव मनी पेड और गुड्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक, ठीक है। ये सेक्शन 72 के अंदर आता है। अगर किसी को गलती से पैसा या गुड्स मिलते हैं तो वो वापस करना मैंडेटरी है। मतलब बैंक ने एक्स्ट्रा 10,000 ट्रांसफर किए और आपने वो रिसीव कर लिए तो आपको वो रिटर्न करने पड़ेंगे बिकॉज दे डोंट बिलोंग टू यू, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स वेल। प्लीज रिमेंबर द सेक्शंस प्रॉपर्ली, ठीक है, और इनको याद रखिएगा बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बेसिकली इसका ओवरऑल पर्पस ये है टू प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। तो पहला है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी जो सेक्शन 124 के अंदर आता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करता है कि अगर उससे कोई लॉस हो जाए तो वो उस लॉस को कवर करेगा या कंपनसेट करेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 124 के अकॉर्डिंग इंडेमिनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी promises टू प्रोटेक्ट द अदर फ्रॉम लॉस कॉज्ड बाय द promiser और बाय एनी अदर पर्सन, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में इंडेमिनिटी का मतलब होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस, ठीक है। अब इसका एग्जांपल है इंश्योरेंस। अगर आपकी कार एक्सीडेंट में डैमेज हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी, और यहाँ इंश्योरेंस कंपनी इंडेमिनिफायर है और आप इंडेमिनिफाइड पार्टी हो, ठीक है। तो अगेन इंडेमिनिफायर वो हो जाएगा जो लॉस कवर करता है और इंडेमिनिफाइड या फिर इंडेमिनिटी होल्डर जिसको प्रोटेक्शन मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इंडेमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट के कुछ फीचर्स होते हैं। इसमें एक क्लियर प्रॉमिस होता है जिसमें आप जो है लॉस का कंपनसेशन पे करने की बात करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिटर्न, वर्बल या फिर कंडक्ट से इम्प्लाइड हो सकता है। लॉस किसी पर्सन के एक्ट से या प्रोमिसर के एक्ट से हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंडेमिनिफाइड पार्टी को कुछ राइट्स मिलते हैं सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो राइट्स ऑफ इंडेमिनिफाइड पार्टी आर गिवन इन सेक्शन 125। इफ यू राइटिंग प्लीज राइट। तो उनके कुछ राइट्स ये होते हैं कि लॉस का अमाउंट वापस ले सकता है, कोर्ट केसेस या लीगल एक्सपेंसेस क्लेम कर सकता है और सेटलमेंट या कंपनसेशन अमाउंट भी क्लेम कर सकता है, ठीक है, अगर जेन्युइन है तो, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस एंड इंश्योर्स कंपनसेशन व्हेन डैमेज अकर्स, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो सेक्शन 126 के अंदर आता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक थर्ड पर्सन प्रॉमिस करता है कि अगर बोरोअर अपना डेट या ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करेगा तो वो उसको पे करेगा। मतलब गारंटी का पर्पस है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, ठीक है। तो इफ बोरोअर फेल्स गारंटर होएगा एक बीच में इंसान जो क्रेडिटर के पैसे जो है वो वापस चुकाएगा। अब इसमें जो पार्टीज हैं आपकी, पहला वही है प्रिंसिपल डेटर जिसने लोन लिया है या पैसे बोरो किए हैं, ठीक है, जिसका ऑब्लिगेशन है पूरा करने का। दूसरा है आपका क्रेडिटर या लेंडर जो लोन देता है, सर्विस देता है। और तीसरा इसके यहाँ पे श्योरिटी, ठीक है। श्योरिटी गारंटर होता है जो गारंटी देता है किसको, क्रेडिटर को, कि अगर डेटर आपका पैसा नहीं चुका पाया तो मैं चुकाऊंगा, ठीक है। मतलब बी ने बैंक से लोन लिया, अगर बी लोन रीपे नहीं करेगा तो सी गारंटर जो है, सी पर्सन, वो रीपे कर देगा किसके बिहाफ पे, बी के बिहाफ को, किसको, बैंक को, ठीक है। तो यहाँ बी जो है आपका प्रिंसिपल डेटर होगा, बैंक क्रेडिटर हो गया और सी जो है वो आपकी श्योरिटी हो गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये सब कुछ। चलिए अब यहाँ पे दो तरीके की गारंटी होती है, एक होती है आपकी स्पेसिफिक गारंटी और दूसरी होती है कंटिन्यूइंग गारंटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक गारंटी मतलब जब आप एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, मतलब श्योरिटी जो है वो
क्रेडिटर और डेटर से एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की बात करेगा तो वो स्पेसिफिक गारंटी हुई, लेकिन कंटिन्यूइंग गारंटी मींस मल्टीपल ट्रांजैक्शन या ऑन गोइंग डीलिंग्स के लिए होती है, ठीक है। और कंटिन्यूइंग गारंटी को सेक्शन 129 के अंदर डिफाइन किया गया है, ठीक है। चलिए, अब राइट्स ऑफ श्योरिटी होते हैं यहाँ पे कुछ, जो गारंटर है उसके राइट्स क्या होंगे, ठीक है। राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, कि अगर श्योरिटी ने क्रेडिटर को पैसे दे दिए उसके बिहाफ पे तो वो प्रिंसिपल डेटर से ले सकता है। राइट ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब क्रेडिटर के पास जो सिक्योरिटी है, श्योरिटी भी क्लेम कर सकता है उसको, मतलब अगर डेटर ने कुछ जो है सिक्योरिटी या मॉर्टगेज क्रेडिटर के पास रखा है और श्योरिटी उसके पैसे भर रहा है तो वो मॉर्टगेज ले सकता है डेटर की जगह पे, ठीक है। एंड राइट टू इंडेमिनिटी, मतलब प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी को कंपनसेट करेगा, ये श्योरिटी के पास जो है वो राइट्स होते हैं, ठीक है। चलिए, अब बेसिकली आखिरी में अगर मैं कंक्लूड करूँ तो contract of guarantee ensures that if a borrower fails, the guarantor will fulfill the obligation, making it a security based three party contract. Okay, I hope you understood this well. Now let's move forward. चलिए, अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की। ये एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जिसमें एक पर्सन अपना मूवेबल प्रॉपर्टी टेम्परेरीली दूसरे पर्सन को देता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और पर्पस कंप्लीट होने के बाद प्रॉपर्टी वापस रिटर्न करनी होती है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसको सेक्शन 148 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। और अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ गुड्स फॉर अ पर्पस एंड मस्ट रिटर्न, ठीक है। जैसे कि अगर आपने किसी ड्राई क्लीनर को कपड़े दिए हैं, ठीक है, पर्टिकुलर पर्पस के लिए कि आपको इसको प्रेस कराने हैं, ठीक है, तो आप कपड़े उससे वापस लोगे, ठीक है। इसको ही क्या बोलते हैं, बेलमेंट बोलते हैं हम। इसमें जो पार्टीज हैं वो दो होती हैं, एक होता है आपका बेलर और दूसरा होता है आपका बेली, ठीक है। तो बेलर वो है जो गुड्स देता है, ठीक है, और बेली वो है जो गुड्स रिसीव करता है और उसकी केयर करता है, ठीक है। अब बेलमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो आपको देखनी पड़ती हैं। वो क्या है कि गुड्स जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसमें मनी अलाउड नहीं है। अगर आप पैसा किसी को दे रहे हैं तो वो बेलमेंट के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। कोई ना कोई मूवेबल गुड्स होना चाहिए। फिर डिलीवरी ऑफ पोजेशन होना जरूरी है, सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई चीज रखी है, आपने दूसरे को बोल जाए कि हाँ हाँ आज से तेरी, लेकिन आपने दिया ही नहीं उसको, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। और जो हाँ, फिर अगली चीज है पर्पस जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। आप बेली को जो भी सामान दे रहे हैं तो आप उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपको इस गुड के साथ क्या करना है, ठीक है। और वो फिर उस तरीके की सर्विस आपको उस गुड से रिलेटेड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फिर गुड्स पर्पस कंप्लीट होने के बाद रिटर्न करनी होती है। अब आपने जो भी पर्पस के लिए बेली को वो गुड्स दिए हैं वो जब पूरा हो जाएगा तो वो आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेलर है उसकी क्या ड्यूटीज होती है कि बेली को प्रॉपर गुड्स प्रोवाइड करें, डिफेक्ट अगर पहले से हो तो इन्फॉर्म करना जरूरी है, और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग चार्जेस पे करें। जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस सर्विस को लेने के लिए तो आप उसको पे करेंगे। और जो बेली है जिसने गुड्स रिसीव किए उसकी क्या ड्यूटी है कि गुड्स की रीजनेबल केयर करे, जैसे अपनी प्रॉपर्टी की होती है, और गुड्स को अनऑथराइज्ड यूज ना करें। मतलब अगर आपने ड्राई क्लीनर को कपड़े दिए तो उसका काम है उसको रेडी करना, ना कि वो खुद कहीं पहन के चला जाए, ठीक है। पर्पस कंप्लीट होने पर गुड्स वापस रिटर्न कर देना बेलर को। और फिर अगर बेली की नेग्लिजेंस से गुड्स डैमेज हो जाए तो वो लाइबल होगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब अगर आपने किसी को अपना सामान दिया, ड्राई क्लीनर ने आपकी ड्रेस जला दी है, तो आप उसको लाइबल उस चीज के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेलमेंट के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन बेनिफिट। तो एक होता है बेलर के बेनिफिट का, फॉर बेलर्स बेनिफिट, मतलब ए अपनी कार बी के गैराज में फ्री में खड़ा करता है तो वो बेलर का बेनिफिट हो गया, बेली का नहीं। दूसरा होता है फॉर बेलीज बेनिफिट, ए बी को साइकिल फ्री यूज करने के लिए दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बेली का बेनिफिट हो गया। और एक होता है म्यूचुअल बेनिफिट, जहाँ पे आप कार सर्विस देने के लिए सर्विस प्रोवाइडर को पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो ओनर को सर्विस मिलती है, सर्विस प्रोवाइडर को पैसे मिलते हैं। तो तीन टाइप हो गए, फॉर बेलर्स बेनिफिट, फॉर बेलीज बेनिफिट एंड फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, ठीक है। चलिए, अब इसमें एक चीज आती है राइट टू लीन, ठीक है। राइट टू लीन बेसिकली क्या होता है, बेली के पास लीन का राइट होता है। मतलब अगर बेलर पेमेंट नहीं करता या अग्रीमेंट फॉलो नहीं करता तो बेली टेम्परेरी गुड्स होल्ड कर सकता है। मतलब कि अगर आपने ड्राई क्लीनर के पैसे नहीं दिए, ठीक है, और आप पैसे देके अपना गुड्स वापस रिकलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके गुड को जब तक आप उसका कंपनसेशन ना दें अपने पास होल्ड करके रख सकता है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड ऑल द ड्यूटीज एंड एवरीथिंग। आई थिंक आई मेड इट वेरी सिंपल फॉर यू, और आप इसको याद रखेंगे। इफ यू आर मेकिंग नोट्स प्लीज डू दैट, इफ नॉट प्लीज एट लीस्ट कंसिडर टेकिंग स्क्रीनशॉट सो दैट यू कैन रिवाइज दीज थिंग्स अगेन।
and then that will make everything very easy for you to remember during your exam. चलिए अब है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, ठीक है। तो प्लेज एक स्पेशल टाइप का बेलमेंट होता है जिसमें गुड्स को सिक्योरिटी के रूप में दिया जाता है लोन या किसी प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 172 के अनुसार जब कोई पर्सन अपने गुड्स सिक्योरिटी के तौर पर देता है और बदले में लोन या फैसिलिटी लेता है तो उसे प्लेज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो पहला है आपका पॉनर, ठीक है, या प्लेजर। वो कौन होता है? जो गुड्स देता है। और फिर अगली पार्टी होती है आपकी पॉनी या फिर प्लेजी, जो लोन देता है या सिक्योरिटी के बदले ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओनरशिप पॉनर की ही रहती है, सिर्फ पोजेशन पॉनी के पास होता है, ठीक है। अब राइट्स ऑफ पॉनी क्या है? अंडर सेक्शन 173 और 170 टू 176 दो आर डिफाइन। तो पहला होता है राइट ऑफ रिटेनर, ठीक है। तो राइट ऑफ रिटेनर बेसिकली कहता है कि पॉनी जो है गुड्स को तब तक रख सकता है जब तक डेट, इंटरेस्ट और नेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं मिल जाते, ठीक है। अगला है आपका राइट टू रिटेन फॉर अदर डेट्स, सेक्शन 174 में लिखा हुआ है ये। अगर अग्रीमेंट अलाउ करें तो वो दूसरे डेट्स के लिए भी गुड्स रोक सकता है, ठीक है। फिर वी हैव राइट टू रिकवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 175। मतलब अगर पॉनी को गुड्स प्रिजर्व करने में एक्स्ट्रा खर्च करना पड़े तो वो अमाउंट रिक्लेम कर सकता है, ठीक है, पॉनर से। फिर राइट ऑन डिफॉल्ट, दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 176। अगर पॉनर पेमेंट नहीं करता तो पॉनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, गुड्स को सेल कर सकता है लेकिन रीजनेबल नोटिस देना जरूरी होता है उसको, पॉनर को, कि आई एम सेलिंग योर गुड्स बिकॉज यू हैव नॉट रीपेड माई मनी, ठीक है। या गुड्स को कंटिन्यू होल्ड कर सकता है और डेट के लिए प्रेशर मेंटेन कर सकता है, ठीक है। अब पॉनर के जो राइट्स हैं वो सेक्शन 177 में डिफाइन किए गए हैं। पॉनर के पास राइट टू रिडीम होता है, मतलब पेमेंट करने के बाद अपने गुड्स जो है वो वापस ले सकता है। और अगर सेल से पहले पॉनर डेट पे कर देता है तो पॉनी गुड्स सेल नहीं कर सकता, ठीक है। अब कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे नॉन ओनर्स कैन क्रिएट प्लेज, मतलब कि वो लोग भी प्लेज क्रिएट कर सकते हैं जो उस गुड्स के ओनर नहीं है। ये सेक्शन 178, 178A और 179 के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। अब कुछ सिचुएशन में नॉन ओनर भी वैलिड प्लेज कर सकते हैं। तो मर्केंटाइल एजेंट सेक्शन 178 में दिया हुआ है, अगर एजेंट के पास गुड्स का पोजेशन ओनर की अथॉरिटी से है तो वो वैलिड प्लेज कर सकता है। और पर्सन विद वॉइडेबल टाइटल, मतलब सेक्शन 178 में दिया हुआ है, अगर किसी के पास गुड्स फ्रॉड से आए बट टाइटल कैंसिल नहीं हुआ है तो वो भी प्लेज कर सकता है, ठीक है। और पर्सन विथ लिमिटेड इंटरेस्ट, सेक्शन 179 में दिया हुआ है, अगर किसी के पास गुड्स में लिमिटेड इंटरेस्ट हो जैसे रिपेयर चार्जेस तो वो उतने इंटरेस्ट तक प्लेज कर सकता है, ठीक है। चलिए अब ओनरशिप जो है पॉनर की रहती है बट पोजेशन पॉनी के पास जाता है और पॉनी गुड्स को सिक्योरिटी के रूप में होल्ड करता है जब तक डेट क्लियर नहीं होता, ठीक है। तो pledges where goods are given as security for a loan, ownership remains with the borrower and the lender holds rights until repayment, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। up next we have contract of agency also। कभी कभी आपको ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो थोड़े ओवरवेलमिंग लग सकते हैं टू रिमेंबर, राइट। That is why I've tried my best to pull you up with these kind of flowcharts and illustrative images rather than just plain text, क्योंकि आपको याद करना ज़्यादा आसान हो जाए। अगर आप नहीं भी लिख रहे हैं तो एक स्क्रीनशॉट जो है वो आपकी बहुत हेल्प कर पाएगा, बिकॉज आप समराइज एवरीथिंग हियर फॉर यू, ठीक है। तो अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जिसमें एक पर्सन जो कि एजेंट है दूसरे पर्सन जो कि प्रिंसिपल होता है उसके बिहाफ पर एक्ट करता है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 182 के अनुसार एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद थर्ड पर्सन, ठीक है। तो एजेंट प्रिंसिपल के नाम पर काम करता है और जो एजेंट करता है उसका लीगल इफेक्ट प्रिंसिपल पर होता है। मतलब प्रॉपर्टी ब्रोकर जब किसी की तरफ से हाउस सेल करता है तो ब्रोकर एजेंट है और हाउस ओनर जो है वो यहाँ पे प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे बेसिकली तीन पार्टीज होती हैं आपकी, प्रिंसिपल जिसकी तरफ से काम होता है, एजेंट जो काम करता है और आपके प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और थर्ड पार्टी जिससे ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है, ठीक है। तो अब क्रिएशन ऑफ एजेंसी बेसिकली देख लेंगे क्या होता है। एजेंसी का फॉर्मेशन बहुत सिंपल है, अग्रीमेंट
रिटन हो, ओरल हो या कंडक्ट से इम्प्लाई हो, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अब इसको क्रिएट करने के वेज क्या हो सकते हैं? ठीक है, पहला है आपका एक्सप्रेस अग्रीमेंट, ये आपका रिटन या वर्बल दोनों हो सकता है। देन इम्प्लाइड एजेंसी, मतलब बिहेवियर से समझ में आए तो वो भी चलेगा, उसको भी इम्प्लाइड अथॉरिटी बोलते हैं। नेसेसिटीज, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आपको कोई किसी एजेंट को ये कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो वो कर सकता है। और फिर रैटिफिकेशन, बाद में अप्रूवल देना, मतलब पहले उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो बाद में भी अप्रूवल ले सकता है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, तो एक शॉप वर्कर बिना रिटन अग्रीमेंट के ओनर के बिहाफ पर गुड्स जो है वो सेल करता है, दिस इज ऑल्सो एम्प्लॉयड एजेंसी। ओके, चलिए अब यहाँ पे राइट्स और ड्यूटीज क्या होती हैं एजेंट की, देख लेते हैं फटाक से। ठीक है, तो पहले एजेंट की ड्यूटीज देख लेते हैं। ये है कि प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, ठीक है, वर्क विथ रीजनेबल स्किल एंड केयर, देन ऑनेस्टली अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग टू प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी, देन नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी अराइज बिकॉज ऑफ एजेंट, देन सीक्रेट प्रॉफिट्स आर नॉट अलाउड हियर, जो भी आप कमीशन कमा रहे हैं वो क्लियरली प्रिंसिपल जो है उसके लिए अवेयर होना चाहिए। ठीक है, तो अब एजेंट के राइट्स क्या होते हैं यहाँ पे ये देख लेते हैं। रेम्यूनरेशन या कमीशन लेने का राइट होता है उसके पास, लीन का राइट होता है, मतलब पेमेंट ना मिले तो गुड्स रिटेन कर सकता है एजेंट यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ एजेंट की अथॉरिटीज भी होती हैं, मतलब एक्चुअल अथॉरिटी प्रिंसिपल ने डायरेक्टली दी होती है उसको अपने बिहाफ पे काम करने की, और दूसरी होती है अपेरेंट या फिर ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी, मतलब लोगों को लगता है कि एजेंट ऑथराइज्ड है, यहाँ पे अथॉरिटी मिली नहीं है तो उसको अपेरेंट अथॉरिटी बोलते हैं। और एक्चुअल अथॉरिटी जब जेन्युइनली मिली हो उसको ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल ने खुद दिया उसको। ठीक है, चलिए अब आखिरी चीज जो हमारे पास यहाँ पे है वो है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। तो ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कब होगा? जब या तो काम पूरा हो गया है या फिर म्यूचुअल अग्रीमेंट से, ठीक है, प्रिंसिपल और एजेंट की डेथ होने या इंसेनिटी या फिर इंसॉल्वेंसी पर भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, या फिर रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो है इसमें से पीछे हट जाए तो भी कैंसिल हो जाएगा, या फिर रेजिग्नेशन बाय एजेंट, एजेंट जो है यहाँ से इन दोनों के बीच में से रिजाइन कर दे तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। नाउ वे आर बिगिनिंग विद द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। यहाँ पे मैंने आपको इस पूरे फ्लो चार्ट में वो जो मेजर पॉइंटर्स सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर आते हैं 1930 के अंदर आते हैं वो यहाँ पे लिख दिए अलोंग विद देयर सेक्शन। ठीक है, तो आपके सारी चीज़ें जो हैं इस फ्लो चार्ट में हैं, आप एक बार क्वालिटी बढ़ा के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेक्शन और टॉपिक्स को एक प्रिसाइज्ड मैनर में याद करने के लिए दिस इज अ वेरी गुड वे टू डू इट। ठीक है, और हम एक एक करके तो आगे डिस्कस करेंगे ही, but for now just stop and take screenshot of this and please read that after your class to remember every single section under this contract. Okay, here I'm putting a lot of emphasis on sections because that is like the easiest way you can make 2-4 marks clearly in your examination, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो ऐसा फंसता ही फंसता है जहाँ पे वो आपसे सेक्शंस पूछ लेते हैं और ये बहुत ही आसान तरीके के मार्क्स होते हैं। अगर आपको याद है तो मिल जाएंगे, नहीं है तो फिर डिपेंड्स ऑन योर लक कि आप कितना अच्छा तुक्का लगा पा रहे हैं। तो बेसिकली हर चीज रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सीरीज भी याद कर लें, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो सेक्शन 11 से 26 के बीच में आता है। ठीक है, और एक बार आप थोड़ा सा भी सबकॉन्शियसली इसको याद रखने की कोशिश करेंगे तो भी आप इस लेवल पे तो होंगे कि एग्जाम में आप उसको करेक्टली कर पाए। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इफ यू नॉट राइटिंग एंड इवन इफ यू राइटिंग यू कैन पॉज एंड राइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब जो पहला चीज हम पढ़ रहे हैं सोगा के अंदर इज योर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, जो सेक्शन 4 में दिया हुआ है। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ a contract of sale is an agreement where the seller transfers or agrees to transfer the ownership of goods to the buyer for a price। मतलब जब एक seller जो है वो agree करता है कि वो किसी भी product commodity को जो है वो buyer को दे देगा in return of some price, तो उसको हम क्या बोलते हैं? contract of sales। ठीक है, यहाँ पे जो parties होती हैं वो दो होती हैं, आपकी seller और buyer, और जो goods होते हैं वो movable property होती है। ठीक है, यहाँ पे money जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के अंदर नहीं आता है, ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी, कमोडिटी और एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपकी ओनरशिप होती है ये इमिजिएटली ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आप जो है वो गुड को एक सेलर से बायर के पास पहुंचा देते हैं तुरंतली। ठीक है, अब यहाँ पे रिस्क जो है वो बायर के पास हो जाता है बिकॉज द प्रोडक्ट हैज बीन सोल्ड। ठीक है, अब ये जो इसका नेचर होता है कॉन्ट्रैक्ट का वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। ठीक है, और ऑल्सो सेल की चीजें मैं बता रही हूँ आपको, अग्रीमेंट टू सेल थोड़ा अलग है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सेल मतलब कि आपने तुरंत बेच दिया, और अग्रीमेंट टू सेल मतलब आपने अग्री किया है कि आप उसको एक सर्टेन फ्यूचर डेट में या टाइम में बेचेंगे।
ठीक है। तो बेसिकली नेचर जो है सेल का वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि वो एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में वो एग्जीक्यूटरी हो जाएगा, मतलब अभी तो नहीं हुआ है लेकिन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंसॉल्वेंसी जो है वो बायर की इंसॉल्वेंसी होती है क्योंकि सेलर जो है वो अपना प्राइस क्लेम कर लेता है और करेगा ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है अग्रीमेंट टू सेल में आप सिर्फ डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं बिकॉज द सेल हैज नॉट बीन हैपन येट, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल जो है आपके सेल के अंदर वो कैश सेल्स हो जाएगी, और अग्रीमेंट टू सेल में प्रॉमिस टू सेल गुड नेक्स्ट मंथ और व्हेनेवर, ठीक है। मतलब अभी सेल नहीं किया लेकिन प्रॉमिस कर दिया है कि वो आपको बेच देगा, ठीक है। चलिए चलिए नाउ वी हैव डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर, ठीक है। तो बेसिकली एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कहता है कि जब बायर गुड्स परचेज करता है तो उसे अपने आप इंश्योर करना चाहिए कि गुड्स की क्वालिटी, कंडीशन और पर्पस के लिए सूटेबल है या नहीं है। सेलर पर पूरा ब्लेम नहीं दिया जा सकता अनलेस कुछ फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो, वो हम एक्सेप्शंस में देखेंगे अभी हम, ठीक है। तो अगर बायर बिना चेक किए लैपटॉप ले लेता है और बाद में कंप्लेन करे कि स्पेसिफिकेशन जो है वो गलत है, तो प्रिंसिपल के अंडर बायर रिस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि उसने वेरीफाई नहीं किया, ठीक है। अब बेसिकली इसका मेन पर्पस ये है मार्केट ट्रांजैक्शन में फेयरनेस लाना, क्योंकि बायर को अलर्ट और इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए एनकरेज भी करता है, क्योंकि एवरी टाइम द सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। एज अ बायर यू शुड बी ऑल्सो अवेयर ऑफ वट एवर यू बाइंग, ठीक है। सो द ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्पिटर इज ओनली लेट द बायर बी अवेयर, वेयर वी आर अज्यूमिंग कि जो बायर है उसको भी थोड़ा ना थोड़ी अवेयरनेस रखनी चाहिए वाइल गेटिंग द गुड्स। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ सिचुएशन में बायर रिस्पॉन्सिबल जो है वो नहीं होता है, ठीक है, सेलर रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है। तो पहला होता है आपका सेलर के थ्रू मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर फ्रॉड, मतलब अगर सेलर जानबूझकर सच छुपाए या फॉल्स इंफॉर्मेशन दे तो डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं होता, ठीक है। फिर है व्हेन बायर रिलाइज ऑन सेलर्स स्किल और एक्सपर्टीज, अगर बायर स्पेसिफिकली पर्पस बताता है और सेलर उसमें जो सेलर है वो एक्सपर्ट है, तो सेलर गारंटी करता है कि गुड्स जो है वो सूटेबल होंगे, और उसके बाद भी अगर गुड्स आपके पर्पस के अकॉर्डिंग मीट नहीं कर रहे हो तो फिर उसमें सेलर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, अगर जो डिलीवरी हुआ और जो डिस्क्राइब किया गया दोनों मैच नहीं करते तो बायर कंप्लेन कर सकता है, ठीक है। गुड्स सोल्ड बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन में बेसिकली क्या है, सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों से मैच होना जरूरी है। जो आपको सैंपल दिया था और जो आपको डिस्क्रिप्शन दिया था वो अलग था, और जो आपको गुड्स मिले वो अलग है, तो उसमें भी जो है सेलर वो रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। देन वी हैव सॉरी आई मिस द मर्चेंटेबिलिटी क्वालिटी, तो अगर गुड्स नॉर्मल एक्सपेक्टेड क्वालिटी के नहीं है तो बायर लाइबल होगा, मतलब उसने जो डिस्क्रिप्शन दिया क्वालिटी का वो आप मैच ही नहीं कर पा रहे हो जो जिस गुड की आपने डिलीवरी करी है उससे, तो फिर उसमें सेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। और कंसील्ड डिफेक्ट्स, ठीक है, लेटेंट डिफेक्ट्स, मतलब कि इंटरनली कुछ उसमें डिफेक्ट है जो आपको एक्सटर्नली नहीं समझ में आ रहा है, बट इफ सेलर इज अवेयर अबाउट दैट और उसके बावजूद भी वो आपको वो गुड सेल कर रहा है, तो उस सिचुएशन में भी सेलर जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो बेसिकली doctrine of caveat emptor means the buyer must be careful and responsible while purchasing goods except in situations where the seller is at fault due to fraud, misrepresentation or breach of implied conditions etc, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वी हैव राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। तो बेसिकली अनपेड सेलर वो इंसान होता है जिसने गुड्स तो बेच दिए लेकिन आज तक उसको कोई पेमेंट नहीं मिली है, या कोई भी अगर पेमेंट मिली है तो वो बाउंस हो गई है, उस तक पहुंची नहीं है, ठीक है। तो अब पहला होता है राइट अगेंस्ट गुड, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो वो आपकी डिलीवरी रोक सकता है, राइट टू लीन बोलते हैं उसको। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, मतलब कि अगर बीच में है डिलीवर होने के वो गुड ऑलरेडी निकल चुका है तो वो बीच में भी ट्रांजिट के उस गुड को रोक सकता है, क्यों, क्योंकि जो बायर है वो इंसॉल्वेंट है, उसने पैसा नहीं दिया, और उसको वापस लाने के बाद वो उसको रीसेल कर सकता है, ठीक है। अगर उसने बायर को नोटिस दिया क्योंकि आप डिफॉल्ट में आप पैसा नहीं दे रहे हो तो मैं ये जो गुड है उसको रीसेल करूंगा, ठीक है। तो इसको राइट अगेंस्ट गुड्स बोलते हैं। अब राइट अगेंस्ट बायर्स पर्सनली, ठीक है। अब बायर गुड के अलावा और क्या राइट्स रखता है, वो है सूट फॉर प्राइस, वो किसी मतलब बेसिकली लॉफुली क्लेम कर सकता है अपने प्राइस किससे, बायर से, ठीक है। सूट फॉर डैमेजेस, अगर गुड्स पहुंच गए उसने पैसा वापस नहीं किया लेकिन आपके गुड को कोई डैमेज कर दिया है तो आप उसके लिए भी उसको सू कर सकते हैं। फिर सू फॉर इंटरेस्ट, ठीक है। तो सू फॉर इंटरेस्ट मीन्स कि अगर आप
जो भी आपके पर्टिकुलर इंटरेस्ट है उस गुड्स को रिलेटेड वो मैचअप नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपना पर्सनल इंटरेस्ट सेफ गार्ड करने के लिए उसको सू कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बायर के क्या राइट्स होते हैं, राइट टू डिलीवरी ऑफ गुड्स एज पर कॉन्ट्रैक्ट, वो डिलीवरी ऑफ गुड्स करा सकता है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, अगर उसने पैसा दे दिया है तो, ठीक है। अगर डिस्क्रिप्शन या सैम्पल से गुड्स मैच नहीं हो रहे तो उसको रिजेक्ट कर सकता है। देन वी हैव राइट टू क्लेम डैमेजेस, अगर सेलर के थ्रू उस गुड पे कोई डैमेज हुआ है या फिर ब्रीच किया है उसने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिना गुड डिलीवर करने के पहले ही, तो वो क्लेम कर सकता है। एंड देन राइट टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन सर्टेन केसेस, मतलब कि आपने सेलर को बोला कि मुझे पर्टिकुलर गुड चाहिए एक पर्टिकुलर काम के लिए, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर काम या पर्पस पूरा ही नहीं हो पा रहा है, तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, अपना राइट जो है वो क्लेम कर सकते हैं सेलर से कि आपका जो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो नहीं मेंशन हो पा रहा है, लेकिन सेलर ने आपको प्रॉमिस करके दिया था लेकिन अब वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो आप जो है सेलर के अगेंस्ट अपने राइट को जो है यूज कर सकते हैं एज अ बायर। देन यू हैव राइट टू रिकवर प्राइस इफ पेमेंट मेड एंड कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड और रिसाइंड, मतलब कि आपने पैसा दे दिया है लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट अब वॉइड हो गया है, जो भी है जिस भी वजह से कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता, तो आप पैसा वापस ले सकते हैं बिकॉज द ट्रांजैक्शन हैज नॉट फुली सेटल्ड, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके सेक्शन 45 और 54 के बीच में आते हैं। इफ यू गो बैक टू द चार्ट यू विल बी एबल टू सी सेक्शन ऑफ एवरी सिंगल थिंग देयर, ठीक है। अब नेक्स्ट वी हैव नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ठीक है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है ये आपका रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो आपको गारंटी करता है कि आपको पेमेंट जो है वो मिलेगी, ठीक है। और ये ट्रांसफरेबल है, इसको आप इंडोर्समेंट या फिर डिलीवरी के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसके मेन फीचर्स होते हैं कि ये ट्रांसफरेबल होता है, मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी के बीच में ट्रांसफरेबल हो जाएगा। और ये प्रिजम्पशन ऑफ कंसिडरेशन, मतलब जो कंसिडरेशन मिलने वाली है उसके लिए प्रूफ होता है, प्रूफ की तरह काम करता है ये, ठीक है। फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स हैज बेटर टाइटल, तो जो होल्डर होता है ड्यू कोर्स में उसके पास इस चीज को लेके ज्यादा बेटर पोजेशंस होते हैं, ठीक है। और जो पेमेंट है वो मनी की ही होनी चाहिए, और किसी चीज के लिए जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो नहीं बनाए जाते, ठीक है। सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो इशू किए जाते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, चलिए आई होप आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। बेसिकली इट इज अ डॉक्यूमेंट यूज्ड टू ट्रांसफर मनी इजीली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, पहले आपका प्रोमिसरी नोट जो सेक्शन 4 के अंदर आता है, ठीक है। ये बेसिकली एक रिटन प्रॉमिस होता है जिसमें मेकर प्रॉमिस करता है कि वो एक सर्टेन अमाउंट एक स्पेसिफिक पर्सन को पे करेगा, ठीक है। अब ये बेसिकली अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए पहले, तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि अगर ये चीज करेगा तो ही पे होगा, नो, इट जस्ट ओनली हैज टू deal with I am supposed to pay you this much amount of money and there are no conditions applied to it, ठीक है। देन अमाउंट जो है वो फिक्स होना चाहिए और मेकर की सिग्नेचर यहाँ पे कंपलसरी है, ठीक है। अब जैसे कि ये यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है मैंने, ये आप साइड में इमेज भी रेफर कर सकते हो कि हाउ अ प्रॉमिसरी नोट लुक्स लाइक, ठीक है। अब बेसिकली ये जो यहाँ पे है दैट इज योर प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। इसमें मेजर कंडीशन ये होती है कि ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी हैव बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो सेक्शन 5 के अंदर आता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक रिटन ऑर्डर होता है जिसमें एक पर्सन जो कि ड्रॉअर है दूसरे पर्सन जो कि ड्रॉई होता है उसको ऑर्डर देता है कि वो एक थर्ड पार्टी जो कि पेई है उसको फिक्स्ड अमाउंट पे करेगा, ठीक है। लोगों की बात कर लेता है फटाफट। ड्रॉअर जो ऑर्डर देता है, ड्रॉई जिसे पेमेंट करनी होती है, और पेई जिसे पेमेंट मिलनी होती है, ठीक है। जैसे ए ने बी को ऑर्डर दिया कि वो सी को 50,000 पे करे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पे आप ये वर्ड्स याद रखिएगा, ऑर्डर, ठीक है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर टू पे अ सर्टेन सम टू अ थर्ड पर्सन। बहुत सिंपल समझाऊं, मेरे पापा ने मुझे ऑर्डर दिया, वो फर्स्ट पर्सन है, मैं सेकंड पर्सन हूँ, टू पे माई मॉम 25,000, ठीक है। और इसको हम रिटन फॉर्मेट में बना देंगे तो ए इज माई डैड, बी इज मी एंड सी इज हर, तो ए ऑर्डर्ड बी टू पे सी, तो ये हो गया आपका ड्रॉअर, ड्रॉई और पे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऐसा दिखता है, ठीक है। एंड दिस इज अगेन एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे सर्टेन सम, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट वी हैव चेक जो सेक्शन 6 के अंदर आता है, ठीक है। चेक एक स्पेशल टाइप का बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है जो बैंक के थ्रू पेमेंट करने के लिए यूज होता है। इसमें ड्रॉई ऑलवेज बैंक होता है, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पे जो पैसा दे रहा है वो हमेशा बैंक होगा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ चेक अगर मैं आपको क्विकली बता दूं तो एक होता है आपका बेरर चेक, ऑर्डर चेक, क्रॉस चेक, सेल्फ चेक, पोस्ट डेटेड चेक, स्टेबल चेक, ठीक है। अभी इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करते, लेकिन आई थिंक एक आधी बारी इनसे क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम बैंक से किसी को चेक देते हैं और वो चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है, तो वो चेक भी जो है इज अ काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हियर, ठीक है। और इसमें बेसिकली आपकी तीन पार्टीज होती हैं, अगेन ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई की जगह बैंक होता है, क्योंकि बैंक ही हमेशा पैसा देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट, ठीक है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट्स को ट्रांसफर करने के दो मेजर तरीके होते हैं। एक है आपका नेगोशिएशन, दूसरा है आपका असाइनमेंट, ठीक है। तो नेगोशिएशन का मतलब है इंस्ट्रूमेंट को किसी और पर्सन को ट्रांसफर करना जिससे वो लीगल होल्डर बन जाता है और वो पेमेंट क्लेम कर सकता है, ठीक है। अब नेगोशिएशन जो है वो दो टाइप्स में होती है। पहले आपका बेरर इंस्ट्रूमेंट, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेरर फॉर्म में है तो सिर्फ डिलीवरी से ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। मतलब जिस पर्सन के पास डॉक्यूमेंट है वो होल्डर है, जिसके पास भी वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है वो उस चेक का या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर होगा, ठीक है। और दूसरा होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर फॉर्म में है तो ट्रांसफर के लिए एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी दोनों जरूरी होती है। एंडोर्समेंट मतलब साइन करके ट्रांसफर करना, ठीक है। बेरर है, कोई भी साइन वाइन नहीं है उसमें, वो जिसके पास होगा वो उसका ही होगा। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में एंडोर्समेंट और डिलीवरी दोनों होती है, मतलब कि आप साइन करके ही ट्रांसफर कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट वी हैव असाइनमेंट। असाइनमेंट एक लीगल मेथड है जिसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का ओनरशिप फॉर्मली रिटन डॉक्यूमेंट या फिर डीड के थ्रू ट्रांसफर होता है। इसमें रिटन डॉक्यूमेंट कंपलसरी है। असाइनमेंट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर नहीं होता, ठीक है। ये याद रखिएगा, असाइनमेंट जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर होता है, ठीक है। असाइनमेंट में न्यू होल्डर डायरेक्टली क्लेम कर सकता है, लेकिन उससे प्रीवियस डिफेक्ट्स भी मिल सकते हैं। चलिए, तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो नेगोशिएशन मेक्स द ट्रांसफर अ होल्डर विथ बेटर टाइटल, while assignment only transfers ownership through a written document and follows legal formalities, right? Okay. चलिए अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लेते हैं, डिसऑनर वर्सेस डिस्चार्ज। तो बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जब चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट यूज होता है तो दो मेजर आउटकम्स हो सकते हैं, डिसऑनर या फिर डिस्चार्ज। दोनों टर्म्स सिमिलर लगते हैं बट मीनिंग बिल्कुल अलग है। तो डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हम पहले देखते हैं। डिसऑनर तब होता है जब इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट या एक्सेप्टेंस रिफ्यूज हो जाए, मतलब जिस पर्सन को पे करना है वो पे नहीं करता या एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। अब डिसऑनर दो तरीके के हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, मतलब कि ड्रॉई बिल एक्सेप्ट ही नहीं करता, या फिर डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट, अमाउंट ड्यू डेट पर पे नहीं होता, जैसे चेक बाउंस हो जाना एक्सेट्रा, ठीक है। तो डिसऑनर के बाद होल्डर नोटिस दे सकता है और लीगल एक्शन जो है वो ले सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो अगर चेक बैंक में सबमिट करने पर बाउंस हो जाए तो ये डिसऑनर है, ठीक है। अब डिसऑनर के बाद लाइबिलिटी स्टिल एग्जिस्ट करती है, दैट यू आर सपोज टू पे इट, ठीक है। चलिए, लेकिन डिस्चार्ज का मतलब है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का लीगल इफेक्ट एंड हो गया है और कोई पेमेंट या लाइबिलिटी बाकी नहीं है, ठीक है। अब डिस्चार्ज के बाद इंस्ट्रूमेंट इनइफेक्टिव हो जाता है, किसी पार्टी को किसी और पार्टी से क्लेम करने का राइट नहीं होता, ठीक है। डिस्चार्ज हो सकता है जब पेमेंट हो गई हो, कैंसलेशन हो गया हो, रिलीज ऑफ पार्टी। रिलीज ऑफ पार्टी मतलब कि अब लोग जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के बाहर हो चुके हैं, सेटलमेंट हो चुका है, या फिर मटेरियल ऑल्टरेशन से। मटेरियल ऑल्टरेशन, ठीक है, बेसिकली अगर बोरोवर ने फुल पेमेंट कर दिया तो प्रॉमिसरी नोट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब डिस्चार्ज के बाद लाइबिलिटी कंप्लीटली जो है यहाँ पे फिनिश हो जाती है, लेकिन डिसऑनर के बाद नहीं होती है, ठीक है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए, अब नेक्स्ट वी हैव, चलिए अब हम देख रहे हैं द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। इंडिया का कॉर्पोरेट लॉ है ये, जो कंपनीज को कैसे फॉर्म करता है, कैसे रन करता है और कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें जो है, ये रूल्स जो है डिफाइन होती है कंपनीज एक्ट के अंदर, ठीक है। ये लॉ ओल्डर कंपनीज एक्ट 1956 को रिप्लेस करता है और मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बनाया गया है।
इस एक्ट का मेन एम है कंपनी सिस्टम को ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिबल और एफिशिएंट बनाना, ठीक है। अब पहली चीज देख लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कंपनी। कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जो लॉ के थ्रू एग्जिस्ट करती है। इसमें बिजनेस ओनर्स, बेसिकली जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, वो होते हैं, लेकिन कंपनी उनसे सेपरेट आइडेंटिटी रखती है, ठीक है। तो सिंपली अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल बॉडी क्रिएटेड अंडर द लॉ टू डू बिजनेस, ठीक है। एग्जाम्पल टाटा, रिलायंस, जोमैटो एक्सेट्रा, दैट इज नॉट रिलेटेड टू एनी वन पर्टिकुलर individual. These are already artificially existing person in the eyes of law, ठीक है। अब एक कंपनी जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, अगेन इट इज द सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कंपनी अपने ओनर्स या मेंबर्स से अलग होती है। देन लिमिटेड लाइबिलिटी, मेंबर्स की लाइबिलिटी सिर्फ उनके इन्वेस्टेड अमाउंट तक लिमिटेड होती है, ठीक है। अगर कंपनी लॉस करे, शेयर होल्डर्स अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी लूज नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर ओनली लाइबल अप टू द अमाउंट दे हैव इन्वेस्टेड इनटू द कंपनी, ठीक है। फिर परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कंपनी कभी मर नहीं सकती, बेसिकली मेंबर्स चेंज हो सकते हैं बट कंपनी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। कॉमन सील, ठीक है। कॉमन सील जो है यहाँ पे एक ऑप्शनल चीज होती है, और सॉरी आई एम नॉट गोइंग विद द ऑर्डर। लॉ के हिसाब से कंपनी का एक ऑफिशियल सिग्नेचर सील हो सकता है, लेकिन अब ये ऑप्शनल है, इट्स नॉट कंपल्सरी। देन वी हैव ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मतलब पब्लिक कंपनीज में शेयर्स इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। then obviously it is an artificial person because it exists in front of law only, not in front of ordinary people, ठीक है। ओके, आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, ऑल्सो लिमिटेड लाइबिलिटी आया। चलो, आई थिंक आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं काइंड्स ऑफ कंपनीज, ठीक है। तो कंपनीज को उनके साइज, ओनरशिप, पर्पस और लाइबिलिटी के बेसिस पर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो पहला है हमारे पास बेस्ड ऑन इनकॉर्पोरेशन, मतलब किस तरीके से बनाई जाती है। तो पहला है स्टैट्यूटरी कंपनी, गवर्नमेंट एक्ट से बनती हैं ये, जैसे एग्जांपल आरबीआई, एलआईसी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। कोई ना कोई स्पेशल एक्ट होता है जिनके तहत इनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, उनको स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव रजिस्टर्ड कंपनी, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो कंपनीज एक्ट है उसके अंदर जो रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है, जैसे सब नॉर्मल कंपनीज इसी कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। फिर वी हैव बेस्ड ऑन लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी के बेसिस पे तीन तरीके से कंपनी को डिवाइड किया गया है। पहला है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, मतलब मेंबर की लाइबिलिटी सिर्फ उनके शेयर इन्वेस्टमेंट तक होती है, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन वे ऑफ क्रिएशन है इन लाइबिलिटी टर्म्स। देन वी हैव लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब मेंबर्स एक फिक्स गारंटी अमाउंट देंगे, जब कंपनी वाइंड अप होगी तो वो सिर्फ उतने अमाउंट के लिए लाइबल होंगे, ठीक है। देन वी हैव अनलिमिटेड कंपनीज, जहाँ पे मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। तो पहली आपकी प्राइवेट कंपनी होती है जिसमें मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में भी, ठीक है। और यहाँ पे जो शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफर नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक इनविटेशन नहीं देते हैं, सिर्फ जितने उनके पर्टिकुलर मेंबर्स हैं उनके बीच ही सर्कुलेट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव पब्लिक कंपनी, जहाँ पे मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे शेयर्स जो हैं वो फ्रीली ट्रांसफर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप पब्लिक को इनवाइट करते हैं टू बी द शेयर होल्डर। देन वी हैव वन पर्सन कंपनी, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ एक मेंबर से कंपनी फॉर्म हो सकती है, उसको सिंगल मेंबर कंपनी भी बोलते हैं, जहाँ पे आपका सोल प्रोपराइटर जो है वो कंपनी चलाता है। देन वी हैव अदर टाइप्स, सो अदर टाइप्स में फर्स्ट वी हैव होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी आर बेसिकली एक कंपनी है जिसके पास दूसरी कंपनी के 51% से ज़्यादा शेयर होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जोमेटो है तो उसके पास ब्लिंकिट के 51% से ज़्यादा शेयर हैं अगर, तो ब्लिंकिट जो है आपका सब्सिडरी कंपनी बन जाएगा और जोमेटो जो है वो आपका होल्डिंग कंपनी बन जाएगा, ठीक है। देन वी हैव गवर्नमेंट कंपनी, जहाँ पे किसी भी फॉर्म में 51% से ज़्यादा स्टेक्स जो है वो गवर्नमेंट होल्ड करती है, तो वो गवर्नमेंट कंपनी होंगी। अगला है हमारे पास फॉरेन कंपनी, ठीक है, जो इंडिया में तो है लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो आउट ऑफ इंडिया हुआ है, कहीं फॉरेन से हुआ है, जैसे एमएनसी वगैरह। अगर फिलिप्स यहाँ पे आके ऑपरेट कर रही है तो वो फॉरेन कंपनी हुई, बिकॉज उसका जो रजिस्ट्रेशन है दैट हैपेंड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। देन वी हैव सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनीज होती हैं जो प्रॉफिट पर्पसेस से नहीं बनाई जाती हैं, नॉन प्रॉफिट पर्पसेस से बनाई जाती हैं, जैसे चैरिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। यहाँ पे प्रॉफिट मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ठीक है, बल्कि कंपनी में री इन्वेस्ट होता है फॉर ग्रोथ पर्पसेस एंड ऑल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी हैव ऑल्सो, आई जस्ट मेड दिस फ्लो चार्ट फॉर यू टू रिमेंबर, ओके।
नेक्स्ट वी हैव कंपनी फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन स्टेज। जब भी आप कोई कंपनी बनाते हैं तो उसमें क्या क्या स्टेजेस होती हैं, उसको फॉर्मेशन या फिर इनकॉर्पोरेशन स्टेज बोलते हैं। तो पहला तो होता है आपका प्रमोशन स्टेज, जहाँ पे आप जो है वो प्लानिंग करते हैं एज अ प्रमोटर। जब कंपनी जो फुली इनकॉर्पोरेट नहीं होती, रजिस्टर्ड नहीं होती, उसके पहले जो भी ओनर्स होते हैं उनको हम प्रमोटर्स बोलते हैं। और जब वो आइडिया जनरेट करते हैं, प्लान करते हैं, तो वो प्रमोशन स्टेज होती है। ठीक है, पर्सन हु टेक्स नेसेसरी स्टेप टू फॉर्म अ कंपनी, वो प्रमोटर हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इनकॉर्पोरेशन स्टेज। अब यहाँ पे आप कंपनी को जो है वो लीगली रजिस्टर करेंगे। लीगली जो कंपनी का है यहाँ पे बर्थ होगा, उसके लिए आपको कुछ सर्टेन स्टेप्स फॉलो करनी होती है। पहला है आपका सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। जो भी आपके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं, वहाँ पे जाके आपको ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला आप जो नेम रिजर्वेशन है वो करना है, वो सेक्शन 4 सब सेक्शन 4 के अंदर होता है। फिर आप उसके बाद एमओए, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, इन दोनों में आपकी पूरी कंपनी की डीड्स और जो भी आप ऑब्जेक्टिव रूल ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं वो इन दोनों के अंदर होगा। ये आपको सबमिट करने होते हैं। फिर उसके बाद आप जो हैं वो डिक्लेरेशन ऑफ प्रोफेशनल्स देंगे और कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारी चीज़ें मिला के आप सबमिट करेंगे। और इनके सेक्शंस भी मैंने फ्लो चार्ट में दिए हुए हैं, तो आप प्लीज़ वो भी पढ़िएगा। ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके आपका इनकॉर्पोरेशन स्टेज का प्रोसेस जो है वो चालू हो जाएगा। और उसके बाद जो आपके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देंगे। ठीक है, उसका सेक्शन होता है सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। ठीक है, जिसके बिहाफ में आपको जिसके विद इन आपको सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो इशू होता है। अब आपकी कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेशन के स्टेज तक आ गई है, रजिस्टर हो गई है। अब आप कैपिटल सब्सक्रिप्शन के स्टेज पे जाते हैं। ये मोस्टली पब्लिक कंपनीज के लिए होता है, जहाँ पे आप अपनी कंपनी के लिए फंड रेज करते हैं। ठीक है, अब उसमें पहला जो स्टेप है वो है प्रोस्पेक्टस इशू करना, जिसमें आप सबको एक बेसिक डिटेल देंगे अपनी कंपनी के बारे में, सो दैट यू कैन जनरेट इनफ आय ऑन योर कंपनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट देयर मनी इनटू योर पर्टिकुलर फर्म। ठीक है, अब इसमें जो आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन है उसका क्लॉज आता है, वो सेक्शन 39 के अंदर आता है। और फिर उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज आप 39 और 40 के अंदर लोगों को कर देते हैं, जिससे आपकी कंपनी में जो है वो कैपिटल आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद 4th स्टेज है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आप सारे डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करने के बाद और पेड अप कैपिटल इकट्ठा करने के बाद, उसका वेरिफिकेशन करने के बाद रजिस्टर्ड ऑफिस है, आपको एक ग्रीन फ्लैग मिल जाएगा अपना कंपनी जो है उसको स्टार्ट करने का। ठीक है, ये फाइल डिक्लेरेशन और आरओसी जो है सेक्शन 10A के अंदर दिया हुआ है, जहां से आप अपने जो ऑपरेशन है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, और ये भी जो है वो पब्लिक कंपनीज के लिए होता है। ये नीचे की 2 स्टेप्स जो हैं वो प्राइवेट या 1% कंपनी के लिए नहीं होता है। इफ यू आर अ प्राइवेट और 1% कंपनी, you obviously don't need capital from outside, then your registration process will end here only when you'll get the certificate of incorporation। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। तो अब कंपनी जो है वो मैनेज कैसे होती है, मेजरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी में। पब्लिक कंपनी में जो है 3 मिनिमम डायरेक्टर्स होने चाहिए, और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2। 1% कंपनी में ऑब्वियसली दस वन ओनर, सो ओनली वन इज रिक्वायर्ड। मैक्सिमम पब्लिक और प्राइवेट के केस में 15 हो सकते हैं, लेकिन आप स्पेशल रिजोल्यूशन निकाल के उसको और बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे आपके जो की मैनेजरियल पर्सोनल्स होते हैं वही हो गए आपके एमडी, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और बाकी सारे लोग। ठीक है, चलिए चलिए अब हम देख लेते हैं कंपनी मीटिंग्स। तो बेसिकली ये फॉर्मल गैदरिंग्स होती हैं जहाँ कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस को डिस्कस किया जाता है। उन वहाँ पे वोटिंग और जो कंपनी की मीटिंग्स है उनका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता है। इन मीटिंग्स में कंपनीज एक्ट 2013 के रूल फॉलो किए जाते हैं, ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। अब यहाँ पे हम टाइप्स देखते हैं। तो पहला है आपका स्टैट्यूटरी मीटिंग। ठीक है, ये बेसिकली ऐसी मीटिंग होती है जहाँ पे कुछ कंपनीज में स्पेसिफिक कमिटीज होती हैं। ठीक है, इसको कमिटी मीटिंग्स भी आप बोल सकते हैं, जैसे ऑडिट कमेटी, सीएसआर कमेटी एक्सेट्रा। ये कमिटीज अपने मुद्दों पर सेपरेट मीटिंग करती हैं, और पब्लिक कंपनीज में ये एक बार होती है साल में। ठीक है, चलिए अब हम अगला देख रहे हैं शेयर होल्डर्स मीटिंग। अब शेयर होल्डर्स मीटिंग में बेसिकली 3 तरीके की मीटिंग आ जाती है। पहला आपका एजीएम, दूसरा है आपका ईजीएम, एक और मीटिंग होती है यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है बट उसको क्लास मीटिंग बोलते हैं। तो एजीएम से स्टार्ट करते हैं। हर कंपनी को साल में एक बार एनुअल जर्नल मीटिंग जो है वो रखनी होती है। यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिविडेंड, ऑडिटर अपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ों पे अप्रूवल जो है वो लिया जाता है। ठीक है, अब बेसिकली इससे बहुत बारी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग मीटिंग इज मैंडेटरी एवरी ईयर, तो वहाँ पे एनुअल जर्नल मीटिंग उसका एग्जाम्पल होएगा।
फिर आता है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जब अर्जेंट मैटर्स हो जो नेक्स्ट एजीएम तक वेट नहीं कर सकता, कि मतलब आप वेट नहीं कर सकते कि हम उसके लिए अगले टाइम तक रुकें, ठीक है, तो वहाँ पे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है उसको रखते हैं। इसमें मेजरली मर्जर, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, कोई भी ऐसा अर्जेंट मैटर है तो उस पर डिस्कशन होता है। एक और मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स मीटिंग के अंदर, उसको बोलते हैं क्लास मीटिंग्स। ये स्पेशल मीटिंग होती है सिर्फ एक क्लास के शेयर होल्डर्स के लिए, जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो गई, इक्विटी की हो गई, ऐसे, तो इनको हम क्लास मीटिंग्स बोलते हैं। फिर हमारा बोर्ड मीटिंग, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है। तो पहला बोर्ड मीटिंग इनकॉर्पोरेशन के 30 दिनों के अंदर होनी चाहिए, ये रूल है, ठीक है। अब मेरे को एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी मीटिंग जो है वो सबसे ज्यादा होती है, एक मेरे एग्जाम का क्वेश्चन है जो मुझे याद है, तो बेसिकली उसमें आंसर था एजीएम, ईजीएम, बोर्ड मीटिंग्स या फिर क्लास मीटिंग्स, ठीक है। अब आई थिंक मैंने उसको रॉन्ग मार्क किया था बाय डूइंग क्लास मीटिंग, लेकिन उसका आंसर था बोर्ड मीटिंग, क्योंकि एजीएम, ईजीएम और क्लास मीटिंग्स जो है या तो वंस अ ईयर होंगी या वेरी फ्यू इन नंबर होंगी, लेकिन बोर्ड मीटिंग में आप स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हो, बहुत सारे मैनेजरियल डिसीजंस लेते हो, तो ये फ्रीक्वेंट नंबर ऑफ टाइम्स होती है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ दिन। तो अगर आपको कंसेप्ट जो भी आप पढ़ रहे हो उसका कंसेप्ट आपको पर्टिकुलरली पता है, क्लियर है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस जो है वहाँ पे इजीली टिक कर पाएंगे, क्योंकि जब एक एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है वो एंडलेस मैनर से उस टॉपिक के बारे में सोच सकता है, और आप भी उस टॉपिक के बारे में एंडलेस आंसर्स जो हैं वो सही तरीके से लगा पाएंगे जब आपको हर चीज़ की क्लैरिटी हो, ठीक है। तो मेरे टाइम पे मैंने वो मिस्टेक की थी बिकॉज आई हैव नॉट रेड दिस, लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं भी किया तो भी मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि आपको क्लैरिटी हो बिटवीन ईच एंड एवरीथिंग, सो दैट आप क्लियरली एग्जाम में जो है ये चीज़ें करेक्ट कर पाएं, ठीक है। चलिए अब एक और टॉपिक है यहाँ पे, वो देख लेते हैं, कोरम। तो कोरम क्या होता है बेसिकली, ये कोरम का मतलब है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होना किसी भी मीटिंग में, तभी वो मीटिंग जो है वो वैलिड मानी जाएगी। तो पब्लिक कंपनी में कम से कम 5 लोग जो हैं सारे मेंबर्स में से वो प्रेजेंट होने ही होने चाहिए किसी भी मीटिंग में, तभी उस मीटिंग को वैलिड बोलेंगे। और प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, ठीक है। तो अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग जो है वो अजॉर्न हो जाती है, और नेक्स्ट शेड्यूल्ड टाइम जो है ऑटोमेटिकली वैलिड मानी जाती है, चाहे कम लोग ही हों उसमें, ठीक है। चलिए चलिए अब हम देख रहे हैं वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी जो है उसको वाइंड अप या फिर खत्म कब किया जाता है, तो इसका मतलब ये है, वाइंडिंग का मतलब ये होता है कि लीगल प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग डाउन अ कंपनीज अफेयर एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स एसेट, मतलब लीगली कंपनी को बंद करना और उसके एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, वो वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी के अंदर आ जाएगा। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, आप किस तरीके से जो है कंपनी जो है वो वाइंड अप कर सकते हैं। तो पहले आपका कंपलसरी बाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, मतलब कि जो कोर्ट है उसने ऑर्डर दिए हैं कि आपको कंपनी अब बंद करनी है। उसके रीजंस हो सकते हैं, आपने कोई ना कोई डिफॉल्ट किया है, फ्रॉड किया है, आप अपने डेट्स जो है उसको पे नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे कोर्ट आपको ऑर्डर करेगी कि आप अपना कंपनी जो है वो बंद करिए, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, जो आपकी कंपनी को वाइंड अप करने के लिए सारे डॉक्यूमेंटेशन करेगा, और फिर उसको कोर्ट पे सबमिट करके आपका जो है फाइनल रिजोल्यूशन कंपनी का वो हो जाएगा। फिर है वॉलेंटियरली वाइंडिंग अप, मतलब जहाँ पे मेंबर्स या फिर क्रेडिटर दोनों में से कोई एक आगे आके कंपनी को वाइंड अप करने का डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो अगर वॉलेंटियरली मेंबर्स ले रहे हैं तो वो कभी भी ले सकते हैं, मतलब सॉल्वेंसी के टर्म पे भी जो है कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेंबर्स जो हैं वो बेसिकली स्पेशल रेजोल्यूशन निकालेंगे, मीटिंग करेंगे, और उसके बाद लिक्विडेटर अपॉइंट करके जो है कंपनी का डिसोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर क्रेडिटर्स डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये इंसॉल्वेंसी के केस में होगा, जहाँ पे जो कंपनी है वो क्रेडिटर्स का पैसा नहीं चुका पा रही है, तो क्रेडिटर्स मीटिंग करेंगे आपस में और वो रेजोल्यूशन निकाल के कंपनी को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे बाय हायरिंग एन लिक्विडेटर एंड सेटलिंग डाउन द क्लेम्स ऑफ देयर्स, ठीक है। और फिर आखिरी होता है वाइंडिंग अप अंडर सुपरविजन ऑफ ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो बेसिकली ये क्रेडिटर के थ्रू भी हो सकता है, कि यहाँ पे जो है वो कोर्ट डायरेक्टली आपको बंद करने नहीं बोल रहा है कि आप अपना कंपनी जो है वो बंद करो, लेकिन क्रेडिटर्स जाके कोर्ट पे अपील कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ट्रिब्यूनल वो भी सुपरवाइज करेगा अलॉन्ग विद क्रेडिटर्स और अदर इंटरेस्टेड पार्टी टू डू सो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लिक्विडेटर वही इंसान होता है जो कि अपॉइंट किया जाता है वाइंडिंग अप प्रोसीजर को कैरी ऑन करने के लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वी हैव लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो एलएलपी क्या होती है, ये बेसिकली हाइब्रिड बिजनेस मॉडल है जो कंबाइन करता है कंपनी और पार्टनरशिप को, ठीक है। ये गवर्नमेंट जो है ये बेसिकली गवर्नमेंट के लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर स्टेब्लिश की जाती है।
यहाँ पे बोलते हैं कि फर्म जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी तो है ही, और उसके साथ जो फर्म है उसकी एक लिमिटेड लाइबिलिटी है। मतलब यहाँ पे जो पार्टनर्स इन्वॉल्व है उनके ऊपर जो है लिमिटेड लाइबिलिटी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है। मतलब अब लिमिटेड लाइबिलिटी हमने पढ़ा था, या तो शेयर से हो सकती है या गारंटी से हो सकती है। जो भी चीज़ उनके डीड में मेंशन है वो सिर्फ वही जो है उतना ही अमाउंट के लिए लाइबल होंगे, ठीक है। अब इसके कुछ मेन फीचर्स जो हैं वो आपके रजिस्टर्ड कंपनी या बाकी कंपनी से भी मैच करते हैं, जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया। लिमिटेड लाइबिलिटी यहाँ पे नया आ जाता है, जैसे पार्टनर जो है एक एक्सटेंट तक ही कंट्रीब्यूट करेंगे उस कंपनी में, नॉट अनलिमिटेडली, ठीक है। फिर उसके बाद मिनिमम 2 पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड एंड देयर इज नो अपर लिमिट, यू कैन हैव एज मेनी नंबर्स एज number of partner as you require to be in your firm. Then no minimum capital requirement is mentioned here, और आपको जितने भी कैपिटल से कंपनी शुरू करनी है आप कर सकते हैं। Then there's perpetual succession, मतलब कि कोई एक इंसान की डेथ हो जाती है या इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी से जो कंपनी है वो बंद नहीं होगी, similar to what we had earlier. And then flexibility of internal management, दिस इज गवर्न बाय LLP अग्रीमेंट। तो LLP अग्रीमेंट में जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको अलाउड है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बैठ के फॉलो कर सकते हैं इफ यू फॉर्मिंग एन LLP, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं प्रोसीजर फॉर फॉर्मेशन ऑफ LLP इन इंडिया, ठीक है। तो LLP जो है बनाने के लिए कुछ बेसिक लीगल स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सारे प्रोसेसेस ऑनलाइन MCA पोर्टल पर होते हैं। MCA इज योर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इनके पोर्टल पे जाके आप ये सारे स्टेप्स फॉलो अप करके अपना LLP जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो जो पहला स्टेप है दैट इज ऑब्टेनिंग DSC विच इज योर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो पहले डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के लिए DSC बनानी होती है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन डिजिटली साइन होते हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारे पास जो अगला स्टेप है उसमें आपको DPIN या DIN के लिए अप्लाई करना होता है। तो बेसिकली दिस इज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। ये या फिर DIN आप इसको बोल सकते हो, ये लेना होता है, ये उनकी लीगल आइडेंटिटी होती है। फिर थर्ड स्टेप है यू आर सपोज टू रिजर्व योर LLP's नेम, ठीक है। तो LLP का नाम MCA पोर्टल पर रन LLP सर्विस के थ्रू रिजर्व किया जाता है, ताकि कोई और सेम नाम जो है उसको यूज ना करे। फिर है हमारे पास इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आपके उनको फाइल करना, ठीक है। फ्रॉम FILLLIP फाइल किया जाता है रजिस्ट्रार को कंपनीज के, ठीक है। तो ROC को आप जो है फाइल कर देंगे अपने डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और इसमें डिटेल्स होते हैं पार्टनर्स के, उनके एड्रेसेस, बिजनेस नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। फिर फिफ्थ स्टेप है अपना सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसको ऑब्टेन करना। तो ROC जो है वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद LLP का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करते हैं। यही डॉक्यूमेंट प्रूव करता है कि LLP ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो चुकी है, ठीक है। एंड लास्टली यू हैव LLP अग्रीमेंट फाइल करना ऑन 6 नंबर। तो फाइनली 30 डेज के अंदर पार्टनर्स एक LLP अग्रीमेंट फाइल करते हैं, ठीक है। बेसिकली अग्रीमेंट फाइल करते हैं जिसमें राइट्स, ड्यूटीज, प्रॉफिट शेयरिंग सब क्लियरली लिखा हुआ होता है, ठीक है। अब ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीक्वेंसिंग में आ सकती हैं, आपको एलिमिनेट द फॉलोइंग में आ सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टेप्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो ऑल दी स्मॉल स्मॉल डिटेल कि आप अपना नाम कैसे रिजर्व कर सकते हो, तो आपको याद होना चाहिए कि MCA के पोर्टल पे जाके रन LPA सर्विस के अंदर जो है आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। DIN क्या है, DSC क्या है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन वेरी सिंपलर मैनर, आई होप यू गॉट दैट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए अब हम देख लेते हैं क्विकली LLP और कंपनी में डिफरेंस क्या है। तो ये LLP एक्ट 2008 के अंदर होती है और ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, लेकिन लाइबिलिटी जो है यहाँ पे लिमिटेड होती है, जितना पार्टनर ने कंट्रीब्यूट किया है सिर्फ उसके बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे जो कंपनी की लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है पार्टनर के अनपेड कैपिटल तक, मतलब उसने जितना कैपिटल पे नहीं किया है वो भी उनको बाद में पे करना पड़ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैनेजमेंट जो है LLP में वो नॉर्मल पार्टनर्स जो है उनको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन कंपनी में रिक्वायर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कंपनी। अब LLP जो है वो लेस स्ट्रिक्ट होती है एज कम्पेयर टू कंपनी, बिकॉज इट हैज मोर रेगुलेशंस और ऑडिट रिक्वायरमेंट। LLP में ऑडिट रिक्वायरमेंट तब आता है जब आपका जो टर्नओवर है, सेल्स है, वो 40 लाख से ज़्यादा हो गए। और कॉन्ट्रीब्यूशन बेसिकली जो टोटल वैल्यू पार्टनर लेके आता है LLP में वो 25 लाख से ज़्यादा है, तब जाके आप जो है वो ऑडिट कर सकते हैं। उसके पहले बिना ऑडिट के भी चलेगा, लेकिन कंपनी में ऑडिट जो है वो सबके लिए मैंडेटरी होती है, कंपलसरी होती है, ओके। अब देख लेते हैं हम कंपटीशन एक्ट 2002, ठीक है। तो कंपटीशन एक्ट 2002 क्या है इसको डिस्कस कर लेते हैं क्विकली।
चलिए, तो बेसिकली कंपनीज एक्ट 2002 इंडिया का लॉ है जो मार्केट में फेयर कंपटीशन मेंटेन करने के लिए बनाया गया था। इस लॉ का मेन पर्पस है इंश्योर करना कि कंपनीज अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करके मार्केट को कंट्रोल ना करें और कंज्यूमर्स को फेयर प्राइसेस और चॉइसेस मिले। ठीक है, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है। ठीक है, और आगे भी देखते हैं हम उसको प्रोविजन में, लेकिन इन जनरल आई एम टेलिंग यू व्हाट एवर इट इज अबाउट। फिर हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो बेसिकली इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यही हैं कि वो फेयर कंपटीशन है उसको प्रमोट करें मार्केट में, मोनोपोलीज को डोमिनेंट पोजीशन पे आने से रोकें। ठीक है, और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, और बेसिकली इनकरेज करें फ्रीडम ऑफ ट्रेड अक्रॉस इंडस्ट्री, सबके पास ट्रेड करने की फ्रीडम होनी चाहिए। तो बेसिकली सपोर्ट इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल टुगेदर, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनीज कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। ठीक है, ये एक्ट इंश्योर्स दिस, बेसिकली दिस एक्ट इंश्योर्स हेल्दी competition so that no single company controls the market unfairly. Okay, now talking about the main provisions, so first we have is it prohibits anti competitive agreements. ठीक है, ये सेक्शन 3 में दिया हुआ है। तो एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स को ये प्रोहिबिट करता है, जैसे कंपनीज आपस में प्राइस फिक्स करना, आउटपुट लिमिट करना, बिड रिजिंग करना, ये सब ना करें। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि कोई पर्टिकुलर चीज़ों की मोनोपोली है हमारी कंट्री में, ठीक है, या फिर मोनोपोली नहीं है तो ऑलिगोपोली है, कुछ बहुत बड़े लीडर्स हैं जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हमारे मार्केट में प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन अब वो आपस में सारे मिलकर अगर एक प्राइस सेट कर दें और वो डिसाइड करें कि हम इससे नीचे तो बेचेंगे नहीं, तो एज अ कंज्यूमर आपके लिए वो वहाँ पे अनफेयर हो जाएगा। तो ऐसे एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स को साइन करने से रोकता है, जहाँ पे आपका कॉम्पिटिशन होने के बाद भी एडवर्स हो जाए, कम हो जाए, ऐसे इफेक्ट्स को रोकता है। ठीक है, चलिए, देन वी हैव प्रोहिबिटेशन अगेंस्ट अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, ये सेक्शन 4 के अंदर डिस्क्राइब है इस एक्ट में। ठीक है, अगर एक कंपनी मार्केट में बहुत पावरफुल है तो वो अपनी पावर मिसयूज नहीं कर सकती, जैसे अनफेयर प्राइसिंग या फिर बैरियर्स क्रिएट करना, ये सब वो नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव रेगुलेशन कॉम्बिनेशंस मर्जर्स एक्विजिशन के लिए। तो ये सेक्शन 5 और 6 के अंदर जो है वो मेंशन करे गए हैं। अगर दो बड़ी कंपनीज मर्ज होती हैं तो सीसीआई चेक करता है कि मर्जर से मोनोपोली तो नहीं बन रही ना यहाँ पे। ठीक है, तो उसको रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन के थ्रू जो है वो देखा जाता है। ठीक है, अगला वी हैव कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो मैंने अभी आपको बताया स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको बनाया गया है इस एक्ट के अंदर, सो दैट ये सारा कंडक्ट जो है वो मैनेज कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पे पेनाल्टीज इंपोर्ट करना, सारी चीज़ों को चेक करना, ऑर्डर डिविजन ऑफ एंटरप्राइजेज, मतलब अगर कोई ऐसी एंटरप्राइजेज है जो मर्जर या एक्विजिशन करके मोनोपोली बना रही है, उनको अलग करना, ये सारी चीज़ें सीसीआई रेगुलेट करता है। ठीक है, लास्टली वी हैव पेनाल्टीज, तो अप टू 10% ऑफ एवरेज टर्नओवर और 3 टाइम्स प्रॉफिट विच एवर इज हायर, मेनली ये सारी चीज़ें जो है इम्पोज करी जाती हैं अगर आप ऐसा कुछ भी करते हुए पाए गए तो। ठीक है, एज अ फर्म अगर आप कोई भी प्रोविजन जो है उसको प्रोहिबिट कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट अपना एवरेज टर्नओवर का 10% या फिर आपके प्रॉफिट का 3 गुना जो है वो पेनल्टी में देना पड़ता है, दोनों में से जो भी ज़्यादा है वो। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, तो ये आईटी एक्ट 2000 इंडिया का साइबर लॉ है जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, डिजिटल सिग्नेचर्स, ऑनलाइन कम्युनिकेशन और साइबर क्राइम्स को लीगली रेगुलेट करता है। ये एक्ट इंश्योर करता है कि ऑनलाइन बिजनेस और कम्युनिकेशन सिक्योर और लीगली वैलिड हो। ठीक है, अब बेसिकली इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे ई कॉमर्स को लीगल रिकॉग्निशन देना, ई गवर्नेंस प्रमोट करना, साइबर क्राइम्स को कंट्रोल करना, सिक्योर डिजिटल कम्युनिकेशन इंश्योर करना और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को पेपर डॉक्यूमेंट्स के बराबर लीगल वैल्यू देना। ठीक है, अब इनके कुछ मेन प्रोविजंस हैं वो भी देख लेते हैं। पहला है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स या डिजिटल या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, ये सेक्शन 4 के अंदर जो है ये डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं उसको लीगली रिकॉग्नाइज करना, ये काम होता है। फिर आपका डिजिटल सिग्नेचर आता है सेक्शन 3 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डिजिटल सिग्नेचर्स हैं उनको ऑफिशियली लीगल प्रूफ से जो है ऑथेंटिकेट करना। फिर है आपका नेक्स्ट यू हैव सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, जो भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स हैं उसको इशू करना। देन यू हैव इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जो सेक्शन 6 से 10 के बीच में आता है, जहाँ पे आपके सारे फॉर्म फिलिंग्स और एप्लीकेशंस जो भी ई मोड से होती हैं उसको परमिट करना यहाँ पे आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, देन दे ऑल्सो हैव दिस साइबर रेगुलेशन अपीलिएट ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो ये बेसिकली ये वो ट्रिब्यूनल है जो साइबर क्राइम्स, डिस्प्यूट्स और पेनाल्टी मैटर्स को हैंडल करता है। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जैसे साइबर क्राइम की जो पेनाल्टीज है वो सेक्शन 43 से 66 के बीच में आती हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। आई थिंक आई हैव अ चार्ट फॉर द, सो लेट्स सी दैट।
या तो यहाँ पे हमने वो सारे क्राइम्स और पेनाल्टीज लिखे हुए हैं जो 65 से लेकर 75 के बीच में आते हैं, ठीक है। जैसे पहला है हैकिंग हो गया आपका। तो हैकिंग जो है वो अनऑथराइज एक्सेस है, अगर कोई भी आपके डेटा को अनऑथराइजली मतलब कि बिना किसी इंफॉर्मेशन के एक्सेस कर रहा है और आपके सिस्टम को डैमेज करता है, तो उसके लिए जो पेनाल्टी है वो कम से कम 5 लाख रुपए है, अप टू 5 लाख रुपए, और 3 साल का इम्प्रिजनमेंट भी है उसके लिए, ठीक है। अब पेनाल्टी से रिलेटेड बहुत बारी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन देखे गए एग्जामिनेशन में, इसलिए आप कम अप विद द few important offenses along with their penalty so that you can remember these better. Then there's data theft, अगर कोई आपका डेटा जो है कॉन्फिडेंशियल फाइल्स है उसको कॉपी कर लेता है तो उसके लिए 5 लाख तक का फाइन और 3 साल इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। और अगर साइबर डिफेमेशन मतलब कि अगर कोई आपके बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन पोस्ट कर रहा है ऑनलाइन, तो उसके लिए फाइन पर्टिकुलर मेंशन नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन द obligations and the destruction happened on the पर्सनालिटी, जो भी उसकी प्रोफाइल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, प्लस 2 साल तक की जेल हो सकती है। देन आइडेंटिटी थेफ्ट और फिशिंग, मतलब कि आप किसी और के क्रेडेंशियल्स चुरा के ऑनलाइन कुछ और प्रिटेंड करके जो है वो अपना एग्जिस्टेंस जो है उसको शो कर रहे हैं, तो उसमें भी जिस लेवल का डैमेज होगा उतना फाइन होगा, प्लस 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। फिर पब्लिशिंग ऑब्सेंस मटेरियल, मतलब कि अगर आप अडल्ट कंटेंट ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हैं, ये सेक्शन 67 के अंदर आता है, तो यहाँ पे आपको 10 लाख तक का फाइन और 5 साल तक की जेल जो है वो हो सकती है, ठीक है। अब 2008 में कई अमेंडमेंट किए गए थे इस एक्ट में, जिसमें साइबर टेररिज्म, ई सिग्नेचर और इंटरमीडियरी लाइबिलिटी, ये सारी चीज़ों को जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की 2005। ये एक लॉ है जो सिटीजन्स को राइट देता है कि वो गवर्नमेंट ऑफिस से इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकते हैं। इसका मेन आइडिया है कि गवर्नमेंट का काम ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो आरटीआई अलाउज सिटीजन टू आस्क हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स, स्पेंड्स मनी एंड मेक्स डिसीजंस, ठीक है। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये बेसिकली दिस प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग, इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स एंड डिपार्टमेंट्स, reduces corruption and also like empowers citizens to participate in democracy, ठीक है। अब बेसिकली आरटीआई जो है वो किसी भी सिटीजन को एम्पावर करता है गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने में, ठीक है। अब इसके जो मेन प्रोविजंस हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है राइट टू इंफॉर्मेशन, जो सेक्शन 3 में जो है इसको ब्रीफ किया गया है। तो बेसिकली एनी सिटीजन कैन आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी पब्लिक अथॉरिटी, कोई भी सिटीजन किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से कोई जो है इन्फॉर्मेशन है उसकी डिमांड कर सकता है, ठीक है। अब पब्लिक अथॉरिटीज बेसिकली उसको मेंटेन करके रिकॉर्ड प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। अब बेसिकली होता ये है कि यहाँ पे आप पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, जो कि हर गवर्नमेंट ऑफिसर में एक पीआईओ जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसको अपॉइंट किया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे कुछ टाइम लिमिट्स होते हैं, मतलब अगर आपकी जो रिक्वेस्ट है वो नॉर्मल केस की है तो आपको विद इन 30 days में उसका रेजोल्यूशन मिलेगा या आंसर मिलेगा, लेकिन अगर कोई चीज़ लाइफ कंसर्निंग है या लिबर्टी से रिलेटेड है तो उसका रिवर्ट आपको 48 आवर्स के विद इन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जामिशंस हैं, मतलब कि कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे नेशनल सिक्योरिटी, पर्सनल डेटा, फॉरेन रिलेशन, ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताई जाएंगी, ये आरटीआई से एग्जेम्प्टेड है। आप जो नॉर्मल पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें सिर्फ वही पूछ सकते हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें ये नहीं पूछ सकते, ये सेक्शन 8 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब जो अपील सिस्टम है वो कैसे काम करता है, अगर इन्फॉर्मेशन टाइम पे ना मिले तो सिटीजन अपील कर सकते हैं फर्स्ट अपीलिएट अथॉरिटी पर, और फिर भी अगर उनको अपना रेजोल्यूशन नहीं मिलता है उसका तो वो सेकेंड अपील कर सकते हैं इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर, ठीक है। चलिए, आई होप यू आर क्लियर विद द इंटायर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। आई हैव ट्राइड टू कंसाइज इट in a brief so that I'm not exaggerating and also you get the insight of the entire act, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं आईपीआर क्या है। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वो लीगल राइट्स हैं जो क्रिएटर्स, इनोवेटर्स, इन्वेंटर्स, ऑथर्स और बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि उनका आइडिया क्रिएशन, इन्वेंशन, ब्रांड या वर्क किसी और के द्वारा बिना अनुमति के यूज ना किया जा सके, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बोलूँ तो आईपीआर प्रोटेक्ट्स क्रिएटिव एंड इनोवेटिव वर्क एंड गिव्स द ओनर एक्सक्लूसिव राइट टू यूज इट, ठीक है। अब इंटरनेशनली वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये सारे लॉज देखती है, लेकिन इंडिया में वी हैव इंडियन
IP लॉज टू प्रोटेक्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। तो जो पहली चीज़ है हमारे पास IPR के अंदर, वो पेटेंट होता है। पेटेंट एक लीगल राइट है जो इन्वेंटर को दिया जाता है फॉर ए न्यू इन्वेंशन, जैसे कोई मशीन हो गया, प्रोसेस हो गया, प्रोडक्ट हो गया। पेटेंट मिलने के बाद कोई और बिना परमिशन के इन्वेंशन जो है यूज़ या सेल या प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। ये मेनली 20 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। जब भी आपने फाइल किया है उससे आगे के 20 साल तक जो है वो ओनर जो है, इन्वेंटर जो है, वो उसको अपना इन्वेंशन प्रिक्योर करके रख सकता है। अब यहाँ पे कुछ राइट्स होते हैं जो मैंने अभी आपको बता दिए, जहाँ पे आप मेक नहीं कर, वो सेम चीज़ बना नहीं सकते, यूज़ नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, और जो लाइसेंस इन्वेंशन है वो भी नहीं कर सकते विदाउट द अलाउंस ऑफ द इन्वेंटर, ठीक है। अब कुछ चीज़ ऐसी होती है जो पेटेंटेबल नहीं होती, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, मतलब आपके पास कोई आइडिया आया था, वो एग्जीक्यूट नहीं किया आपने, तो आप उसको बाद में जाके पेटेंट नहीं कर सकते। मैथमेटिकल मेथड्स ये भी पेटेंट नहीं होते हैं। और मेडिकल ट्रीटमेंट इसलिए क्योंकि अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट इन्वेंट करता है और वो उसकी मोनोपोली बना ले, तो फिर उसका मतलब ही क्या है, मतलब people won't be able to get the cure for any particular thing which has been developed by any one organization or any one group of people or individual in that manner। तो मेडिकल ट्रीटमेंट क्योंकि नेसेसिटीज होते हैं तो उन पर पेटेंट नहीं मिलता है, ठीक है। फिर इंडिया में जो लॉ है वो पेटेंट एक्ट 1970 है, जिसको अमेंड किया था 2005 के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको पेटेंट का सिचुएशन समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। तो पहले हम ट्रेडमार्क देख लेते हैं। ट्रेडमार्क एक सिंबल, लोगो, वर्ड, स्लोगन और ब्रांड नेम को प्रोटेक्ट करता है, जो प्रोडक्ट कंपनी को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। तो बेसिकली एनी काइंड ऑफ सिंबल, लोगो एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारी चीज़ों को ट्रेडमार्क बोलते हैं। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेडमार्क एक्ट है इंडिया में, ठीक है, जो 1999 में आया था। अब बेसिकली ये होता है कि आपने जो भी चीज़ें बनाई हुई हैं, अपना लोगो वोगो, आप ट्रेडमार्क ले सकते हैं एक्ट के विद इन 10 साल के लिए। और फिर ये रिन्यूएबल, आप इसको बाद में रिन्यू भी करा सकते हैं, गिविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस टू द ट्रिब्यूनल, ठीक है। चलिए, अब इसके एग्जाम्पल है, नाइकी का लोगो हो गया, अमूल गर्ल हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये बेसिकली 10 साल के लिए वैलिड होता है, फिर इसको रिन्यू जो है वो कराया जा सकता है इनडेफिनाइटली। आपको जब तक रिन्यू कराना है आप इसको करा सकते हैं, ओके। देन वी हैव कॉपीराइट, ठीक है। तो कॉपीराइट बेसिकली क्या होता है, ये क्रिएटिव वर्क को प्रोटेक्ट करता है, जैसे बुक्स, म्यूजिक, मूवी, आर्ट, सॉफ्टवेयर, कोड एक्सेट्रा। ये आइडिया नहीं प्रोटेक्ट करता, बल्कि एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसकी वैलिडिटी है वो क्या होती है, ऑथर जब तक जिंदा है तब तक, और उसके 60 साल बाद तक भी इंडिया में, ठीक है। मतलब लता मंगेशकर ने अपनी लाइफ टाइम में जितने सारे गाने गाए वो उनको तब तक तो उसमें कॉपीराइट उनका जो है वो तो है ही। इवन व्हेन शी डाइड, सिंस द डे शी डाइड to the coming next 60 years, she has the copyright of her own things whatever she has created, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब इंडिया में कॉपीराइट एक्ट 1957 के विद इन जो है ये रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। अब कुछ और भी IPRs होते हैं, जैसे डिज़ाइन राइट। डिज़ाइन राइट प्रोडक्ट की शेप, पैटर्न, कलर और अपीयरेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। इसका फंक्शन जो है मेनली लुक्स पे डिपेंडेंट होता है, ये भी 10 साल के लिए वैलिड होता है, उसको और आप 15 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो। अब इसके एग्जाम्पल में बॉटल डिज़ाइन, कार शेप, ज्वेलरी डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। फिर आप एक आपका ट्रेड सीक्रेट होता है, वो भी IPR के अंदर आप सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेड सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन होता है जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, ठीक है। जैसे कोको कोला की रेसिपी हो गई, गूगल सर्च का एल्गोरिदम हो गया। यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं होता जब तक सीक्रेट प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। फिर एक आपका GI टैग होता है, जोग्राफिकल इंडिकेशंस, ठीक है। तो GI टैग प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करता है जो स्पेसिफिक रीजन से बिलोंग करते हैं और उनकी क्वालिटी उस लोकेशन से लिंक्ड होती है, ठीक है। जैसे दार्जिलिंग टी, बनारसी साड़ी, मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। तो ये सारी GI इंडिकेशंस हैं जो भी IPR के अंदर आती हैं। आई एम नॉट मेंशन हियर, लेकिन फिर मैंने आपको बता दिया क्योंकि कभी कभी इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब कुछ इश्यूज हैं जो IPR से रिलेटेड होते हैं, जैसे डिजिटल पायरेसी, ऑनलाइन इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है, सॉफ्टवेयर पेटेंट और ओपन सोर्स लाइसेंसिंग, ये सारी चीज़ें, बायोटेक्नोलॉजी पेटेंट्स, जीन्स और सीड्स मेडिसिन के लिए। जैसे अभी हमने बोला कि मेडिसिनल और ऐसी चीज़ों के लिए पेटेंट नहीं होता, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी पेटेंट हो जाता है, जैसे जीन्स या सीड्स एक्सेट्रा के लिए, ठीक है। और ट्रेडिशनल नॉलेज और इंडिजियस राइट, ये सारी चीज़ें भी इसमें ही आ जाती हैं, अलॉन्ग विद AI जनरेटेड कंटेंट एंड ओनरशिप कंसर्न। अब जो चीज़ AI ने बनाई है आप उसको कैसे ओन करोगे, तो यहाँ पे आपको कॉपीराइट मिलने में इशू हो सकता है,
ठीक है। तो बेसिकली ये सारी वो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपका जो वर्क है वो ऑथेंटिकेटिवली जो है उसमें आईपीआर जो आप है नहीं क्लेम कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आपको कॉपीराइट या फिर ट्रेडमार्क या फिर पेटेंट या फिर कुछ भी चीज़ लेने में दिक्कत या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो जीएसटी जो है वो आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है जो आपको मैन्युफैक्चरर को देना पड़ता है सेल कंजम्पशन ऑफ गुड्स या सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट को, ठीक है। ये इंडिया में 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट किया गया था, लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसने मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो है वो सम अप किया है, ठीक है। जैसे आप पहले वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स ये सब देते थे, इन सबको क्यूमुलेट करके हम एक टैक्स सिस्टम लेके आ गए हैं जिसको हम जीएसटी बोल रहे हैं, जो सारे गुड्स या सर्विसेज पे लगता है, जिसको मैन्युफैक्चरर को गवर्नमेंट को देना होता है एज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब ये इनडायरेक्ट इसलिए है क्योंकि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे, ये एक चैनल के थ्रू जो है वो पे होता है। आपने गुड खरीदा रिटेलर ने होलसेलर, होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से, तो जो आपका टैक्स कलेक्शन है वो भी फ्लो होता जा रहा है सीरीज में, इसलिए ये इनडायरेक्ट है, ठीक है। और ये जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, मतलब जहाँ पे कलेक्ट होता है और जहाँ पे आप गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं वहाँ पे कलेक्ट होता है। मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब कि जो डेस्टिनेशन पे सर्विसेज या गुड्स कंज्यूम की जा रही है वहाँ पे इसको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए अब जीएसटी का ऑब्जेक्टिव ये है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, मतलब यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर लेके आना एक कंट्री में, जिससे कि सारी चीज़ें जो हैं वो स्मूथली रेगुलेट हो पाए, ठीक है। कैस्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करना, मतलब कि टैक्स ऑन टैक्स और बहुत सारी मल्टीपल अक्यूमुलेशन ऑफ टैक्स को एलिमिनेट करना, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को सिंपल बना देना सिंगल सिस्टम की वजह से, ठीक है। और बिजनेस को आसान तरीके से और ट्रांसपेरेंटली करने के लिए भी मदद आती है इससे, बिकॉज इट इज़ ओनली अ one tax thing where you don't have to calculate different things and maintain records of multiple patterns, ठीक है। और इससे क्या है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि आप एक स्ट्रक्चराइज मैनर दे रहे हैं मार्केट को जहाँ से आपको एक प्रॉपर जो है वो टैक्स कलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। और इससे इकोनॉमी भी बूस्ट होएगी क्योंकि यहाँ पे जो नेशनल मार्केट्स हैं वो इंटीग्रेट हो जाएंगे बाय यूजिंग ऑल दीज थिंग्स। इट इज़ गोइंग टू बी more simpler for everyone to enter or do any kind of business because the tax norms are very you know doable and simple, right? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम कुछ जो जीएसटी के प्रोविजंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब जीएसटी को लागू करने के लिए 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 पास किया गया था। नेक्स्ट वी हैव टैक्सेस सब्ज्यूम्ड, मींस जो भी आपके जीएसटी के कई पुराने टैक्सेस, जीएसटी ने कई पुराने टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया है। जैसे आपके सेंट्रल टैक्सेस में एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये सारी चीज़ें होती थी, और स्टेट टैक्स में वैट, एंट्री, लग्जरी, एंटरटेनमेंट, इन सबको सबज्यूम या फिर मर्ज कर दिया गया है इन जीएसटी, ठीक है। अब टैक्सेबल इवेंट्स, मतलब आपका जीएसटी लगेगा भी कब कब लगेगा, जब आप गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई करेंगे। जीएसटी में टैक्स तभी लगता है जब गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई होती है, ठीक है। चार्जेबिलिटी मतलब कि टैक्स वैल्यू ऑफ सप्लाई पर लगती है, यानी जो भी वैल्यू का प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच रहे हैं उस पर टैक्स लगेगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जो भी आपका प्राइस था प्लस जो भी आपने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं उसमें से आप डिस्काउंट माइनस करते हैं, वो भी किसी प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू आ जाएगी, उस पर जीएसटी लगेगा, ठीक है। अब किसी भी बिजनेस को जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कब करना है, जब वो 40 लाख का गुड्स बेच रहा है, 40 या उसके ऊपर, या फिर 20 लाख से ज्यादा की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है, ठीक है। अब ये स्टेट टू स्टेट डिफर करती है, ये मैंने आपको एक जनरल स्टैटिस्टिक्स दे दिया है जो मेजरली फॉलो किया जाता है। अब आते हैं जीएसटी रेट पे। जीएसटी के 4 मेन स्लैब्स हैं, ठीक है। कभी कभी इतना आसान क्वेश्चन आ जाता है कि अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट जीएसटी स्लैब्स, और उसमें भी लोग गलत करके आ जाते हैं बिकॉज दे डोंट नो इट क्लियरली। 5%, 10%, 15, 20 ये भी करेक्ट करके आ जाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल जीएसटी स्लैब है वो 5%, 12%, 18 और 28 है। मतलब कुछ प्रोडक्ट पे 0 मतलब लगता ही नहीं है, फिर 5 किसी में लगता है, फिर 12, फिर 18। अब इसकी जो कैटेगरीज है अगर आपको ज़्यादा देखना है तो प्लीज़ आप गूगल कर लीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव इनपुट टैक्स क्रेडिट, बिजनेस अपने परचेज पर जो जीएसटी पे करता है वो आउटपुट टैक्स में से माइनस कर सकता है, जिससे डबल टैक्सेशन नहीं पे करना पड़े उसको, ठीक है। तो अगर आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं और दोबारा आपको वो घूम फिर के फिर से आपके पास आ रहा है, तो आप जो आउटपुट है उसमें से उसको माइनस कर दीजिए क्योंकि आपको दो बार सेम चीज़ पे ना करनी पड़े, ठीक है। फिर है रिटर्न फाइलिंग्स, बिजनेस को मंथली या क्वार्टरली ऑनलाइन रिटर्न जीएसटी पोर्टल पर भरना होता है, ठीक है।
और आखिरी हमारे पास कंपोजिशन स्ट्रक्चर, मतलब छोटे बिजनेसेस जिनका टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ के बराबर हो या उससे कम हो, तो वहाँ पे आप कम फिक्स रेट पर टैक्स दे सकते हैं और कम कंप्लायंस आपको करना होता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये बेसिकली आर सपोज टू पे टैक्स एट फिक्स रेट एंड फाइल फ्यू रिटर्न्स ओनली एज कम्पेयर टू द लार्जर बिजनेसेस। ओके, चलिए चलिए अब हम जल्दी से इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म जीएसटी का समझ लेते हैं, ठीक है। तो जीएसटी इंडिया में एक डुअल स्ट्रक्चर में लागू होता है, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों टैक्स कलेक्ट करते हैं। पूरा सिस्टम ऑनलाइन है और जीएसटीएन पोर्टल के थ्रू रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग और टैक्स पेमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन की निगरानी और डिसीजंस जीएसटी काउंसिल लेता है, ठीक है। तो अब जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो जीएसटी के संबंधित सभी नियम, टैक्स रेट्स, एग्जाम्पशंस और पॉलिसीज डिसाइड करता है। यहाँ पे जो चेयरपर्सन है वो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। और स्टेट्स और जो भी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो इनके चेयरपर्सन होते हैं, और इसको यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री और स्टेट फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों हेड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टेट और सेंटर मिलकर डिसीजंस लेते हैं ताकि टैक्स यूनिफॉर्म रहे। अगली चीज है आपकी जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। ये एक आईटी प्लेटफॉर्म है जो जीएसटी सिस्टम को डिजिटली मैनेज करता है। ये पोर्टल रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस अपलोड, रिटर्न फाइलिंग, आईटीसी मैचिंग और पेमेंट जैसी सारी डिजिटल एक्टिविटीज हैंडल करता है। सिंपली जीएसटीएन जीएसटी का पूरा ऑनलाइन बैकबोन है। नेक्स्ट वी हैव टैक्सेस, टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। तो पहला होता है आपका सीजीएसटी, ठीक है। सेंट्रल कलेक्ट करता है इसको ओनली विद इन द सेम स्टेट सप्लाई, ठीक है। जब सेम स्टेट में सप्लाई हो रहा है, ठीक है, जैसे कि इंट्रा स्टेट, मतलब एमपी के एमपी में ही सप्लाई हो रहा है, तो इसमें जो एसजीएसटी जाता है वो जाएगा, और बाकी सेंट्रल, सेंट्रल मतलब कि जो सेंट्रल का पार्ट है वो सेंट्रल पे जाएगा जब एक ही स्टेट के विद इन में सप्लाई हो रहा है, तो ठीक है। एसजीएसटी मतलब जो स्टेट कलेक्ट करता है वहीं इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए, मतलब जो अपने स्टेट में ही ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा वो एसजीएसटी हो गया, ठीक है। अब आईजीएसटी मतलब कि इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है, ये कहाँ पे अप्लाई होता है, जहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स के बीच में सप्लाई या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा हो, ठीक है। तो सेंटर कलेक्ट करता है और बाद में स्टेट में शेयर होता है, ठीक है। तो इसको आईजीएसटी बोलते हैं, जहाँ पे हम इंटर स्टेट सप्लाई, मतलब एमपी से यूपी जा रहा है सामान तो उसमें आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगेगा। सीजीएसटी एसजीएसटी तभी लगेगा जब एक ही स्टेट के विदिन जो है सेल और बाय प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज सर्विसेज हो रही हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव वर्किंग ऑफ डुअल जीएसटी मॉडल, ठीक है। तो अब बेसिकली अभी जो मैंने आपको वही समझाया, तो बेसिकली इंडिया जो है डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है, जब आप एक ही स्टेट के बीच में सेल कर रहे हैं, जैसे एमपी में कर रहे हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, लेकिन अगर आप एमपी टू महाराष्ट्र कर रहे हैं तो आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। अब जो है कलेक्टेड बाय सेंटर मतलब कि शेयर बिटवीन सेंटर एंड डेस्टिनेशन स्टेट, तो अगर आईजीएसटी है, ठीक है, तो आईजीएसटी लगा तो पहले सेंटर कलेक्ट कर लेगी और उसके बाद फिर इन दो स्टेट्स या जहां पे भी गुड सप्लाई होगा उनके बीच में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनका पर्टिकुलर शेयर। चलिए, ओके, आई थिंक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स इस यूनिट के ऑलमोस्ट सारे ही कवर कर लिए हैं जहाँ तक है। तो अगर कुछ लगे कि मिसिंग है प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। इफ़ यू हैव डाउट प्लीज़ कमेंट बिलो। प्लीज़ शेयर माय वीडियो विद द पीपल हु रिक्वायर दिस काइंड ऑफ कंटेंट राइट नाउ। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, दिस विल गिव मी इनफ मोटिवेशन टू ब्रिंग यू मोर सच लेक्चर वीडियोज़। प्लीज़ like, share, subscribe and comment whatever you require to. And thank you so much for watching. I wish you very best for your examination. I hope you will be able to clear it this time. Thank you so much for watching.